सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन। हम लोग क्या क्या पढ़े थे बताइए। कौन सा दो रेगुलेशन को मिला के बना था आपका ये शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021। 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ था। कौन सा दो रेगुलेशन को मिलाया गया था? एसबीईबी एंड स्वेट इक्विटी। ठीक है, एसबीईबी था आपका 2014 एंड स्वेट इक्विटी था 2002। दोनों को मिला के कर दिया 2021। ठीक है, 2021। ओके अब इसमें क्या किया गया था? इसमें एक कमेटी बनाया गया था जो बोला था कि फ्रेमवर्क एसबीई का देखो, फ्रेमवर्क स्वेट इक्विटी का देखो, और देखो कि उन लोग दोनों को कंबाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में एडवाइस दो। तो उन लोग ने एडवाइस दिया कि हाँ कर सकते हैं, और अगस्त 13 2021 में एक नया रेगुलेशन बन गया एसबीईबी एंड एसई। ओके, अब इसका एप्लीकेबिलिटी क्या छह चीज के ऊपर होता है? ईसॉस या फिर ईसॉप, उसके बाद एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम ईएसपीएस, एसएआर, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम एंड स्वेट इक्विटी। तो ये पांच को एक संग हम लोग क्या बोलते हैं? जो शुरू का पांच का बात किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट, और उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी। दोनों का चैप्टर्स ये अलग है, डेफिनेशन ये अलग है, इसलिए अलग अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे। ओके, कौन कौन सा कंपनीज कवर्ड है? लिस्टेड होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में, जो स्वेट इक्विटी देना चाहता है। अगर स्वेट इक्विटी नहीं देना चाहता है तो कोई स्कीम चला रहा है। क्या स्कीम चला रहा है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज इन्वॉल्विंग डीलिंग, सब्सक्राइबिंग और परचेजिंग ऑफ द कंपनी शेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और तीन कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या सेटअप? तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सेटअप बाय द कंपनी और ग्रुप कंपनी, कंट्रोल्ड बाय द कंपनी और ग्रुप कंपनी, फंडेड फंडेड और गिवन गारंटी बाय द कंपनी और ग्रुप कंपनी। ओके, एम्प्लॉय का क्या डेफिनेशन था? एम्प्लॉय मींस एनी एम्प्लॉय विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इंक्लूडिंग क्या? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, इंक्लूडिंग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर, कुछ भी हो एक्सेप्ट प्रोमोटर ग्रुप और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, एनी डायरेक्टर इज अ मेंबर ऑफ द प्रोमोटर ग्रुप, ही विल बी नॉट बी ट्रीटेड एज एन एम्प्लॉय। ओके, एम्प्लॉय ऑफ द ग्रुप कंपनी, अगर कोई ग्रुप कंपनी का एम्प्लॉय होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, एक्सेप्ट दीज इफ द एम्प्लॉय इज बिलोंगिंग टू द प्रोमोटर ग्रुप और प्रोमोटर और द प्रोमोटर ग्रुप। ओके, और या फिर डायरेक्टर हु होल्ड्स मोर देन 10% ऑफ द शेयर्स इन द कंपनी, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, अब उसके रूट्स क्या था? डायरेक्ट रूट एंड इनडायरेक्ट रूट। डायरेक्ट रूट में कंपनी डायरेक्टली इशू कर देता है शेयर्स। ओके, किसको शेयर्स इशू कर देता है? ऑप्शन किसको देता है? डायरेक्ट एम्प्लॉय लोग को। और इनडायरेक्ट बेनिफिट में थ्रू ट्रस्ट करता है, और ट्रस्ट को क्या करता है? लोन देता है। यहां तक समझ में आया? क्लियर हो गया एकदम पूरा? खुद ही का ट्रस्ट है, कहां से इंटरेस्ट लेगा? समझ में आया? ट्रस्ट तो उसका पैसा बचा रहा है ना। ट्रस्ट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय, एक टाइप का डोनेशन हो जाता है। ठीक है, अब सुनो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से। अब मान लो कंपनी है ना, इसी में नीचे एक नोट लिखेंगे अपने। आप लोग अपना कॉपी में उसी के बाद लिखिए नोट्स। क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन जबरदस्त है, समझ के लिखिएगा। ठीक है, एक्स एक्स वाई जेड लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, हैज हायर्ड द सर्विस ऑफ मिस्टर अनंत एस ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, वेदर द प्रोविजंस of SEBI, SBEB and SE will be applicable, will apply on the company and benefits, and whether company can issue, and whether the company can issue, whether the company can issue SOP to Mr. अनंत। बोलिए क्या होगा इसका आंसर? एक्स वाई जेड एक लिस्टेड कंपनी है, एंड दे हैव हायर्ड द सर्विस ऑफ मिस्टर अनंत, हु इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल, हु इज ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है। ठीक है, वेदर द प्रोविजंस ऑफ सेबी एसबीईबी एंड एसई रेगुलेशन 2021 will apply on company, and whether the company can issue ESOP to Mr. अनंत अंबानी और नॉट। बोलिए फटाफट से बताइए, बताइए
कैडबरी क्वेश्चन है, एक कैडबरी मिलेगा अगर कोई अगर इसको करेक्टली आंसर करेगा तो। यही चीज के लिए बनाया गया है ये रेगुलेशन, नया रेगुलेशन। बताइए। चलो इतना बड़ा हिंट दिए, खाली यस नो बोलने से नहीं चलेगा, प्रोविजन एक्सप्लेन करना पड़ेगा तभी मिलेगा कैडबरी। सब अप्लाइड है कि स्कीम रन कर रहा है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है ना, लिस्टेड कंपनी ईसॉप दे रहा है तो उसको तो फॉलो करना पड़ेगा ना रेगुलेशन। तो ये दे सकता है कि नहीं दे सकता, ये बताना है आपको। ओके, बताओ। दे सकता है, क्यों दे सकता है इंडिया आउटसाइड, तो यहाँ तो लिखा नहीं है कि इंडिया में है कि आउटसाइड इंडिया में है। मतलब अगर इंडिया आउटसाइड, अगर मान लो लिख देता है मिस्टर अनंत अंबानी इज इन इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन इंडिया, चलो ये भी ऐड कर देते हैं, ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन इंडिया, इंडिया में एम्प्लॉय किया उसको। इंडिया अपना कंपनी का अपना ऑफिस में रखा है, XYZ लिमिटेड इंडिया में लिस्टेड है, अपना इंडिया कंपनी में इंडिया में ही रखा है। अब बताओ प्रोविजन एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। अरे लाइव ऑनलाइन आप लोग के लिए भी क्वेश्चन है, खाली चद्दर ओढ़ के मत सो यारो। जो मेट्रो में है, टैक्सी में है, जो भी है सबके लिए क्वेश्चन है ये। टैक्सी वाले से पूछ के बताओ, बताओ बताओ। अरे इतना टाइम नहीं है यार, जल्दी बताओ, बोलो क्यों होगा। प्रोविजन बताओ कुछ भी, अरे यार क्या है। हाँ हाँ हाँ। तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वालों को एम्प्लॉय मानते हैं क्या। क्या लिखेगा आंसर। कितना टाइम के लिए, मान लो लिख देते हैं 2 साल के लिए, और मान दो तो कि बोल देते हैं 1 साल के लिए, फिर नहीं करेंगे। और बहुत सही जा रहे थे बेटा। इसको देखो क्या है, डेफिनेशन पढ़ते हैं एम्प्लॉय का। देखो पहले जब था ना शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, तब यहाँ पे डेफिनेशन में लिख दिया था ही शुड बी अ परमानेंट एम्प्लॉय, ठीक है। अब क्या कर दिया, खाली एम्प्लॉय कर दिया डेफिनेशन। अब डेफिनेशन एम्प्लॉय कर दिया तो इसका मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल हो चाहे जो भी हो उसको शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट मिलेगा। तुम बेटा कैडबरी ले लेना। जबरदस्त आंसर दियो, गजब। एकदम ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ठीक जा रहा था, हम उसको थोड़ा काउंटर क्वेश्चन पूछ दिया तो बेचारा को कॉन्फिडेंस डगमगा गया, ठीक है। तुम बेटा कैडबरी लेगा मेरे से, गजब। बहुत सही आंसर दिया, देखो सही ट्रैक में जाना है, देखो सही ट्रैक में जाना है। एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय बोल दिया ना खाली तो मतलब कोई भी एम्प्लॉय, अगर वहां स्पेसिफिकली बोल देता कि परमानेंट एम्प्लॉय, तो अपने परमानेंट एम्प्लॉय को पकड़ते, क्योंकि ये लाए इसलिए गया कि अपने परमानेंट जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है ना उन लोगों को कोई बेनिफिट नहीं दे पाते, तो क्या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय फिर कंपनी के लिए काम नहीं करेगा। वो तो देखेगा कि भैया इससे अच्छा हम कंपनी का एम्प्लॉय बन के काम करते, तो कंपनी क्या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को हायर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे बोला कि ठीक है आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है ना, अगर ऐसा ऐसा एम्प्लॉय लोग होता है ना जो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल रहता है, समझ में आया। कभी कभी होता है ना कोई एम्प्लॉय का सर्विस इतना अच्छा लग जाता है तो जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल सप्लायर लोग होते हैं ना उन लोगों को बोलते हैं इसी को भेजिए, ये बहुत जबरदस्त काम करता है, ठीक है। तो ये इसको अपना मतलब एम्प्लॉय की तरह काम करता है, कोई कोई 15-15 साल 10-10 साल तक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय में काम करता है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय रहता है। तो उन लोगों को क्या बेनिफिट देने के लिए कंपनी के लिए बोला कि ठीक है तुम लोग भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय लोग को भी क्या कर सकता है शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम के अंदर ला सकता है, और उन लोग को तुम क्या कर सकता है ईसॉप्स दे सकता है कंपनी का। हाँ लेकिन वो जो पीरियड है 1 साल के, 1 साल वाला कि 1 साल के, अगर कंपनी ऐसा बोलता है कि 2 साल तक एम्प्लॉय रहेगा तब तुमको देंगे ईसॉप, तो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को भी वो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा 1 साल 2 साल वाला, ठीक है। लेकिन वो कंपनी के ऊपर है, कंपनी अपना जिस हिसाब से स्कीम ला सकता है, बोल सकता है कि अगर 1 साल तक एम्प्लॉय होगा तब फिर देंगे, ठीक है, बोल सकता है 2 साल तक एम्प्लॉय होगा तो फिर हम देंगे, ठीक है। समझ में आया, लेकिन एम्प्लॉय कॉन्ट्रेक्चुअल भी होगा तो चलेगा।
समझ में आया? जैसे बहुत सारा लोग होता है ना, जैसे कि आप बोलते नहीं है कि अपने क्लर्क क्लर्क रखते हैं, तो क्या बाहर से आदमी लोग को हायर करते हैं, तो अगर मान लो क्लर्क जो रख रहे हैं तुम बाहर से, जो ऑफिस बॉय होता है, जिसको ऑफिस बॉय को अगर हम लोग बाहर से हायर करके रख रहे हैं, जो ऑफिस बॉय बहुत दिन से काम कर रहा है, उसको भी तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना, क्योंकि वो कंपनी का कोई भी रिपोर्ट आउट नहीं करता है, कुछ भी ये कंपनी के लिए सोचता है, तो इसलिए उसको भी बेनिफिट देना चाहिए। तो इसलिए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय शैल बी कवर्ड अंडर द स्कीम। ठीक है, ठीक है। यस, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय आर नॉट excluded from the definition of employee, since Mr. Anant can be given SOP and the provisions of regulation shall apply on the company। ठीक है, अब देखो, प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशन विल अप्लाई ऑन द कंपनी और नॉट, उसके लिए तो तीन ही चीज देखना है ना। क्या देखना है? कंपनी है, लिस्टेड है, और उसके पास बेनिफिट ऐसा चला रहा है, तो ये चला ही रहा है ना स्कीम, तभी तो बोल रहा है ईसॉप देना है, तो कंपनी के ऊपर तो एप्लीकेबल है। अब अनंत को दे सकता है कि नहीं दे सकता है? वो एम्प्लॉय होना चाहिए। अब अनंत एम्प्लॉय है कि नहीं है? हाँ है, क्योंकि बिकॉज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय या परमानेंट एम्प्लॉय कुछ तो लिखा हुआ नहीं है ना डेफिनेशन में, तो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय शैल ऑल्सो बी कवर्ड। ओके, यस, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज। क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिख लेना चाहिए था ना बाबू पहले। लिखो फटाफट। अब देखो, ऐसा ही पूछ सकता है केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, तो इसीलिए समझने में ध्यान दो। अरे लाइव ऑनलाइन तुम लोग क्यों नहीं अटेम्प्ट किया? उठ जाओ बच्चा लोग। कितना स्पीड में चल रहा था मेट्रो? हो गया, डन। लिख लिए क्वेश्चन, आंसर लिख लिए। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के ऊपर भी आपका ये रूल्स रेगुलेशंस लगेगा, ठीक है। आप देखो क्या बोल रहा है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम थ्रू ट्रस्ट। क्या इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम थ्रू ट्रस्ट? अगर मान लो अपने कोई ट्रस्ट है ना, कोई ट्रस्ट, अगर कोई ट्रस्ट से अपनी स्कीम ये इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक तो जानिए, कभी भी कंपनी को ईसॉप देना चाहता है ना, तो उसको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या? एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्यों? अब देखो, शेयर होल्डर लोग को तो पूछना पड़ेगा ना, शेयर होल्डर लोग को तो पूछना पड़ेगा। अब शेयर होल्डर लोग शेयर्स को एक्वायर किया है कोई एक पर्टिकुलर रेट में, मार्केट से जब कंपनी पब्लिक इशू लेके आया था, अब अपने जो एम्प्लॉय लोग हैं उन लोग को कम दाम में देंगे ना, डिस्काउंटेड प्राइस में देंगे, तो शेयर होल्डर लोग को गुस्सा तो आएगा ना कि भैया कम दाम में क्यों दे रहे हो। तो शेयर होल्डर लोग के क्या अप्रूवल लेने का दरकार है, और मेजोरिटी शेयर होल्डर लोग का अप्रूवल का दरकार है। एसआर इन जीएम पास करना पड़ेगा। क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको? अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ईसॉप दे सकते हैं। अब स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ आपको पता नहीं, एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है, कंपनी लॉ में पढ़े है ना, कि नोटिस जाता है, नोटिस के संग एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है, तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में सारा बात लिखना है कि कितना नंबर ऑफ शेयर देंगे, क्या रेट पे देंगे, सारा चीज लिखना पड़ेगा, ठीक है। कौन कौन एलिजिबल होगा एम्प्लॉय, तो एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है। क्या क्या चीज होता है? एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, और क्या होता है? एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है, ठीक है, एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है, ठीक है। शेयर होल्डर का क्या लगेगा? अप्रूवल लगेगा। शेयर होल्डर का क्या? रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर। क्या बोल रहा है? पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। क्या? एसआर इन जीएम। एसआर इन जीएम पास करना पड़ेगा, और एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा। क्या जाएगा?
और वो तो ऑब्वियसली ना स्पेशल रेजोल्यूशन के संग हर समय आपका जाएगा ही। कभी भी स्पेशल रेजोल्यूशन दरकार होता है ना, स्पेशल बिजनेस को डिस्कस करने के लिए हर समय एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में सारा बात लिखा रहता है कि कैसे हम लोग को पास करना रहेगा, कितना कितना क्या चीज, सारा डिटेल देना पड़ेगा पूरा स्कीम का, ठीक है, विद द डिटेल्स ऑफ द स्कीम, ठीक है। अब जैसे कंपनी को अलग अलग स्कीम लगाना चाहता है, 2-3 स्कीम लगाना चाहता है, सारा स्कीम का डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है, सारा स्कीम का डिटेल देना पड़ेगा। अब कंपनी क्या बोल रहा है ना, इसमें क्या बोला जा रहा है कि मान लो कंपनी एसआर इन जीएम पास करा दिया, बोला कि हम लोग को ईसॉप स्कीम लाना है, ठीक है, ईसॉप स्कीम लाना है, पास करा दिया एसआर इन जीएम, एसआर इन जीएम, ठीक है। अब उसके बाद कंपनी एक और स्कीम लेके आना चाहता है, समझ में आया, एक और स्कीम लेके आना चाहता है। मान लो कंपनी क्या किया, कंपनी बोला कि ना हमको ईसॉप इशू करना है, और हम लोग क्या करेंगे ना, डायरेक्ट मेथड से इशू करेंगे। क्या मतलब कंपनी डायरेक्टली एम्प्लॉइज लोग को देगा, कोई ट्रस्ट नहीं बनाएगा, ठीक है, कोई ट्रस्ट नहीं बनाएगा। तो ले लिया अप्रूवल। अब कंपनी क्या है ना, कुछ दिन बाद बोलता है कि यार अब हम लोग ट्रस्ट खोल के भी करेंगे, और ट्रस्ट खोल के हम लोग क्या करेंगे ना, नया इशू नहीं करेंगे, मार्केट से खरीद के वो लोग को देंगे, मार्केट से खरीद के देंगे, मतलब सेकेंडरी एक्विजिशन, मार्केट से खरीदेगा फिर एम्प्लॉय लोग को देगा, नया इशू नहीं लेके आएगा, मार्केट से शेयर खरीदेगा वही एम्प्लॉय लोग को देगा। तो बोल रहा है ऐसा के लिए वापस से एसआर इन जीएम पास करना पड़ेगा। क्या वापस से एसआर इन जीएम, सेकेंडरी एक्विजिशन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, ये बोल रहा है ये 4 केसेस के लिए ना आपको वापस से एसआर इन जीएम पास करना पड़ेगा, एक सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो बचकाना बात है, मतलब कि पहले एक बार रेजोल्यूशन पास कर लिया, फिर उसके बाद वापस से एक और, वापस से 4 चीज और बोल रहा है, वापस से अगर किया कोई चीज नया इंप्लीमेंट किया तो नया चीज है, वापस से नया रेजोल्यूशन पास करिए। एक स्कीम अप्रूव हो गया, एक स्कीम अप्रूव हो गया। अब दूसरा स्कीम बोल रहा है कि हम लोग सेकेंडरी एक्विजिशन करके करेंगे। क्या सेकेंडरी एक्विजिशन मतलब मार्केट से शेयर खरीदेगा और उसके बाद एम्प्लॉय लोग को देगा, तो उसके लिए अलग से रेजोल्यूशन लगेगा, ठीक है। मतलब सेकेंडरी एक्विजिशन के लिए क्या लगेगा, अलग से लगेगा अप्रूवल। फिर उसके बाद बोल रहा है ना, ये वाला पॉइंट है ना बाद में समझ में आएगा, ये वाला पॉइंट जब ऊपर वाला पॉइंट पढ़ लेंगे ना तब समझ में आएगा, ठीक है। अगर मान लो कंपनी क्या बोल रहा है ना, बोल रहा है कि अगर अपना कंपनी का एम्प्लॉइज लोग के लिए, अपना कंपनी का एम्प्लॉइज लोग के लिए देगा, अपना कंपनी का एम्प्लॉय लोग के लिए देगा तो उसके लिए अप्रूवल लिया। अब मान लो होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी का एम्प्लॉय लोग के लिए देना है तो उसके लिए अलग से रेजोल्यूशन पास करना होगा। एक ही रेजोल्यूशन में सब चीज नहीं लिख सकता, एक ही रेजोल्यूशन में बोलेगा हम लोग डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे, सेकेंडरी एक्विजिशन भी करेंगे, अपना एम्प्लॉय लोग को भी देंगे, होल्डिंग कंपनी का वो नहीं चलेगा, अलग अलग रेजोल्यूशन लगेगा सबका। अगर मान लो तुम होल्डिंग कंपनी का एम्प्लॉय लोग को देना चाहता है तो वो लोग भी तो एम्प्लॉय का डेफिनेशन में कवर्ड है, तो वो लोग को तुम दे सकता है ईसॉप्स। तो बोले अगर होल्डिंग कंपनी का एम्प्लॉय लोग को देना है ईसॉप्स तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी अलग से रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर सब्सिडरी कंपनी का लेना है उसके लिए भी, अगर ग्रुप कंपनी का कोई और ग्रुप कंपनी का एम्प्लॉय लोग को देना है तो भी उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। एक ही रेजोल्यूशन से नहीं चलेगा, सेपरेट 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 रेजोल्यूशन लगेगा, ठीक है, समझ में आया। अब बोले कोई एम्प्लॉय लोग को अगर तुम लोग 1% से ज्यादा, 1% ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी, इशूड कैपिटल, ठीक है, अगर तुम एम्प्लॉय लोग को एक साल में, बोला एक साल में अगर 1% से ज्यादा देगा ना तो उसके लिए भी सेपरेट रेजोल्यूशन लगेगा, समझ में आया। मान लो तुम अप्रूवल ले लिया कि हम लोग इतना ईसॉप देंगे 5%, ठीक है, इतना देंगे अब 5%, लेकिन एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय लोग को, अगर पर्टिकुलर एम्प्लॉय आइडेंटिफाइड एम्प्लॉय लोग को अगर तुम 1% से ज्यादा देगा ना ईसॉप तो उसके लिए अलग से अप्रूवल लगेगा शेयर होल्डर लोग का, ठीक है, अलग से अप्रूवल लगेगा। और एक फाइनेंशियल ईयर में मान लो एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय है, 10-12 एम्प्लॉय है, तुम लोग इन लोग को हम लोग क्या करेंगे ना, 1% से ज्यादा देंगे एक फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में 1% से ज्यादा देंगे। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो अलग से रेजोल्यूशन अलग से पास करना, शेयर होल्डर लोग को बताना पड़ेगा कि कुछ जो एम्प्लॉय है ना उन लोग को हम लोग 1% से ज्यादा दे रहे हैं, जो हम लोग का कंपनी का टोटल कैपिटल है ना उसका 1% से ज्यादा दे रहे हैं। मान लो रिलायंस है, रिलायंस का 1% तो मुकेश अंबानी के पास इंडिविजुअली भी नहीं है, 0 पॉइंट कितना है, तो अगर 1% तो बहुत बड़ा बात हो जाता है ना, तो 1% तुम ईसॉप दे रहे हो इतना बड़ा बड़ा कंपनी का, तो लोग के लिए एसआर इन जीएम पास करने का दरकार है सेपरेटली। तो क्या 3 चीज पढ़े हम लोग, अगर क्या चीज पढ़े, सबसे पहले क्या पढ़े, एसआर इन जीएम पास करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा। लेकिन ये सारा केसेस में जो 4 केसेस है, अगर इस सारा केसेस में 4 केसेस में अगर ये 4 केसेस आप कर रहे हैं तो एक बार रेजोल्यूशन पास हो गया, लेकिन अलग से और दोबारा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। नंबर 1 क्या है, सेकेंडरी एक्विजिशन, अगर मार्केट से शेयर एक्वायर करके आप दे रहे हो तो वापस एक रेजोल्यूशन पास करिए, एक ही रेजोल्यूशन से नहीं होगा। नंबर टू क्या बोला, अगर आप अपना होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी का एम्प्लॉइज लोग को दे रहे हैं, ये सारा स्कीम का ऑप्शन ये सब दे रहे हैं, तो फिर उसके लिए भी आपको अलग से रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉय लोग को 1% से ज्यादा दे रहे हैं, 1% से ज्यादा दे रहे हैं, इक्वल टू या एक्सीडिंग, ठीक है, 1% या 1% से ज्यादा दे रहे हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, एसआर इन जीएम दोबारा से पास करना पड़ेगा। समझ में आया। 1% ज्यादा कितना दिन में, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में 1% या 1% से ज्यादा दे रहे हो तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, एसआर इन जीएम पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट पढ़ने से पहले एक बार पीछे पढ़ लेते हैं, नहीं समझ में आए।
तो भी लगेगा, तो भी अप्रूवल बोलना पड़ेगा। वापस से रेजोल्यूशन, मतलब मान लो तुम्हारा 0.99 हो गया, फिर वापस से 0.1 दे रहा है ना, तो 0.01 तो बिना अप्रूवल के दे नहीं पाएगा। समझ में आया? समझ में आया? हो सकता है ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय हो या टोटल एम्प्लॉय हो, आइडेंटिफाइड एम्प्लॉयज बोला हुआ है। मान लो अगर टोटल एम्प्लॉयज लोग को भी आप 1% से ज्यादा रहे हो एक साल में, तो उसके लिए भी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब एक जरूरी नहीं है कि आपका हर बार 1% होगा, तो नहीं, 1% से ज्यादा हो एक बार अप्रूवल ले लीजिए कि हम 5% देंगे, हम 6% देंगे, बस हो गया काम आप लोग का, कंप्लीट हो गया। इसमें भी लेकिन कंडीशन है, हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, कि एक साल में 2% से ज्यादा दे ही नहीं सकते, एक साल में 2% से ज्यादा दे ही नहीं सकते। ठीक है, तो मतलब 1% से ज्यादा ले लिया, 2% के लिए अप्रूवल ले लिया, बस हो गया। 2% से तो ज्यादा दे ही नहीं सकते कभी। ठीक है, अब देखो, अब कौन कौन एम्प्लॉइज एलिजिबल है ना, उसके लिए क्या करता है, कंपेंसेशन कमेटी बनता है। कौन कौन एम्प्लॉय एलिजिबल है ना, कंपनी एक कंपेंसेशन कमेटी बनाता है। और वो कंपेंसेशन कमेटी में कौन बैठता है, वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग बैठता है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग बैठेगा, वो लोग एक कमेटी बनाएगा, और वो कमेटी क्या डिसाइड करेगा कि किस एम्प्लॉय लोग को हम लोग को क्या करना चाहिए, ईसॉप, ईसॉप देना चाहिए। किस एम्प्लॉय लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को ईसॉप देना चाहिए। किस एम्प्लॉय लोग को ईसॉप ग्रांट देना चाहिए। ऐसे तो सब लोग ही आ जाएगा ना, कोई उल्टा पुल्टा एम्प्लॉय लोग जिन लोग को काम ही नहीं है, दरकार ही नहीं, मोटिवेट जितना भी कर लो वो ऐसे ही काम करेगा, तो फायदा क्या, उसको नहीं देने का दरकार है ना। अपना अच्छा अच्छा एम्प्लॉयज लोग को ईसॉप देगा ना, नहीं तो ऐसे तो सब लोग के पास ही शेयर आ जाएगा। समझ में? रिलायंस में तो इतना आदमी लोग काम करता है, सब लोग शेयर उठा उठा के बैठ जाएगा, और सबका सैलरी भी ज़्यादा है। तो कंपनी आइडेंटिफाई करेगा किसका सैलरी कम है, किसको और मोटिवेट करने का दरकार है। हो सकता है हम लोग उसका बाद में सैलरी बढ़ाएंगे, लेकिन अगर वो इतना अच्छा काम कर रहा है, कंपनी के लिए इतना सोच रहा है, तो कंपनी रिलायंस मुकेश अंबानी बोलेगा ना, कंधा पे हाथ दे के बोलेगा, यार बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तुमको ईसॉप देंगे हम, कंपेंसेशन कमेटी को बोल देते हैं, खुश हो जाएगा ना वो। समझ में आया? इतना बड़ा कंपनी अगर शेयर तुमको दे देगा काम करते करते, अलग ही फीलिंग होता है वो, सबको नहीं मिलता है वो बेनिफिट सबको नहीं मिलता है। अब ये पढ़ के लग रहा है कि हाँ सबको मिलता होगा, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। स्टार्टअप कंपनी जो होता है ना, वो लोग ही देता है। बड़ा बड़ा कंपनी, स्टैब्लिश्ड कंपनी, अगर तुम सोचेगा टाटा वाटा ये लोग के पास नहीं है। जब कंपनी एकदम स्टार्टिंग में ना, नींव लगता है कंपनी का, जब कंपनी अपना नया नया फर्स्ट ईयर में होता है, सेकंड ईयर में होता है ना, तब कंपनी देता है ईसॉप। तो तुम देखेगा ना, रिलायंस का जो पुराना पुराना आदमी, हो सकता है क्लर्क भी हो वो, जो 40 साल से काम कर रहा हो, 30-40 साल से, उन लोग के पास ईसॉप पाएगा तुमको। जो अभी नया नया एम्प्लॉय लोग है ना, उन लोग के पास नहीं पाएगा। पुराना एम्प्लॉय लोग है ना, जो एकदम पुराना पुराना, उन लोग के पास ईसॉप पाएगा। जैसे फ्लिपकार्ट ये सब जब नया नया बना था ना, ये लोग का ईसॉप्स बहुत जन के पास है। अभी नीचे में डील हुआ था, अभी पहले एक डील नहीं हुआ था फ्लिपकार्ट और किसके बीच में हुआ था, वॉलमार्ट के बीच में। उसमें एक आदमी के पास ईसॉप था, उसको मतलब कितना रुपया मिला, बहुत रुपया, करोड़ों रुपया मिला उसका, वो शेयर बेचा तो, वो एम्प्लॉय था। मतलब ये लोग प्रोमोटर से भी ज्यादा वफादार होता है कंपनी का, इसलिए ये लोग को ईसॉप दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया? और कौन डिसाइड करेगा, कंपेंसेशन कमेटी। अब कंपेंसेशन कमेटी क्या होता है, ठीक है, क्या बोल रहा है, कंपेंसेशन कमेटी क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरिंटेंडेंस ऑफ द स्कीम। एडमिनिस्टर करेगा कि ठीक से दे रहा है कि नहीं, ईसॉप ठीक से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एम्प्लॉय लोग ग्रांट ठीक से, एम्प्लॉय लोग को ठीक से, जिस लोग को आइडेंटिफाई किया उन लोग को ग्रांट हुआ कि नहीं हुआ, और एम्प्लॉय लोग उसको एक्सरसाइज किया कि नहीं किया। ठीक है, ट्रस्ट बनाएगा, ट्रस्ट को देखेगा ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन करेगा ये सारा चीज, कंपेंसेशन कमेटी करेगा। ओके, देखो क्या बोल रहा है, अगर स्कीम क्या कर रहा है, ट्रस्ट को दे दिया ना, तो ट्रस्ट बोल रहे, ये कंपेंसेशन कमेटी क्या बोलेगा ट्रस्ट को, कि भाई आप संभालो काम, हम लोग जो प्रोसेस बता दिए वो आप लोग करो। अगर डायरेक्ट करेगा तो खुद करेगा, ट्रस्ट करेगा तो ट्रस्ट को सारा काम डेलीगेट कर देगा। समझ में आया? क्योंकि ट्रस्ट तो इंडिपेंडेंटली चलना चाहिए, तो ट्रस्ट को डेलीगेट कर देगा। लेकिन डेलीगेट करने का ये मतलब नहीं कि उसको देखेगा, मतलब वो ट्रस्ट अपनी मर्जी से काम करे, दे ही नहीं रहा है, एम्प्लॉय लोग हालत खराब हो गया एम्प्लॉय लोग का, तो क्या करेगा, ट्रस्ट चेंज करेगा, फिर दूसरा ट्रस्टी रखेगा, वो सब करेगा, लेकिन पावर डेलीगेटेड रहेगा। अब जैसे सेबी है, सेबी ढंग से काम नहीं कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सुपरसीड कर देता है ना, पढ़े हैं ना अपने। अगर सेबी ठीक से काम नहीं करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाता है वो लोग का सीट में। तो वैसे ही है, अगर ये लोग ठीक से काम नहीं करेगा तो कंपनीज आ जाएगा, कंपनी आके ट्रस्ट में बैठ जाएगा और नया ट्रस्टी को अपॉइंट करेगा। समझ में आ गया? तो क्या बोला, क्या करेगा कंपेंसेशन कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेशन करेगा और सुपरिंटेंडेंस करेगा। और उसके बाद ट्रस्ट, अगर वाया ट्रस्ट है तो क्या करेगा, डेलीगेट कर देगा, वो लोग को डेलीगेट कर देगा एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब यही बोला है कंपेंसेशन कमेटी का रोल क्या है ना, सेबी में एलओडीआर रेगुलेशन में एक कमेटी बनाया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। ठीक है, एनआरसी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। जो नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी है ना, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी है ना, उसका रोल और कंपेंसेशन कमेटी का रोल एक ही रहेगा। तो इसमें क्या बोला है ना, जो आप रेगुलेशन 19 ना, तो कंपलसरी एनआरसी बनाना, एनआरसी बनाना कंपलसरी है, हम लोग पढ़ेंगे एलओडीआर में।
अभी खाली ये चाहिए एलओडीआर में एक एनआरसी बोल के एक कमेटी होता है जो देखता रहता है कि एलओडीआर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से होता है कि नहीं। तो रेम्यूनरेशन, ये एनआरसी होता है ना, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, ये लोग क्या ऊपर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठा रहता है ना, तो कंपनी क्या बोला है, इसे भी क्या बोला है ना, कि जो एनआरसी का डायरेक्टर्स लोग, एनआरसी कमेटी है ना, उसी को आप कंपेंसेशन कमेटी बोल दीजिए। जो एनआरसी कमेटी है, क्योंकि वो तो बनाना कंपलसरी है एज पर एलओडीआर रेगुलेशन, तो एनआरसी कमेटी को आप क्या बोल दीजिए, कंपेंसेशन कमेटी। तो इसका जो रूल्स रहेगा वही कंपेंसेशन कमेटी का रोल है, बस यही जानना है। एनआरसी क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे एलओडीआर में, ये कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं इसको। तो क्या रोल शैल बी सेम एज एनआरसी जो एलओडीआर में लिखा हुआ है, ठीक है। एलओडीआर में एक एनआरसी कमेटी बनता है, एनआरसी कमेटी का जो रोल है वही कंपेंसेशन कमेटी का रोल होगा, ठीक है। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं ना कि टर्म्स एंड कंडीशंस ये लोग बनाएगा कि किस टर्म्स एंड कंडीशन से स्कीम चलेगा, ठीक है। पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस ये लोग बनाएगा कंपेंसेशन कमेटी। थ्योरेटिकल है ना पूरा। सबसे पहले क्या बोला कि ये लोग क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरिंटेंडेंस, और उसके बाद क्या बोला, अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट को डेलीगेट कर देगा पावर। फिर क्या, कंपेंसेशन कमेटी सेम एज एनआरसी। फिर उसके बाद क्या बोला, नंबर 4 की टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करेगा, कि टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करेगा कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन से सारा स्कीम चलेगा, ठीक है। और वो देखेगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होना चाहिए, सारा रेगुलेशंस फॉलो हो रहा है कि नहीं, सेबी का ये चीज चेक करेगा। क्या सारा रेगुलेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं, सेबी का ये चीज चेक करेगा। तो क्या एकदम क्या इजी रोल है ना कंपेंसेशन कमेटी का। कंपेंसेशन कमेटी क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर करेगा पूरा किसको, स्कीम को। फिर उसके बाद अगर ट्रस्ट बनाए तो उसको डेलीगेट करेगा। फिर एनआरसी का जो रोल है वही वो फॉलो करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि टर्म्स एंड कंडीशन बनाएगा कि क्या आपका टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए। अगर मान लो कोई एम्प्लॉय को लेना है, कोई लेना है, ये जो ईसॉप लेना है, तो उसका क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, कितना दिन में पेमेंट करेगा, कैसे पेमेंट करेगा। और उसके बाद सेबी का सारा रेगुलेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं देखेगा। बेसिकली कौन सा रेगुलेशन दिखेगा, इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस का, ठीक है। समझ में है, एसआर वाला बात समझ में है, एसआर इन जीएम वाला ये भी समझ में है। अब ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट में आ जाता है, ट्रस्ट, ठीक है। अगर स्कीम वाया ट्रस्ट होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसमें एक एक करके पढ़ेंगे, ओके। हाँ, ट्रस्ट वाला इनडायरेक्ट प्रोसेस हुआ, ओके। ट्रस्ट वाला इनडायरेक्ट प्रोसेस हुआ। अभी ये चीज समझ में आ गया कि एक कंपेंसेशन कमेटी बनता है, कंपेंसेशन कमेटी ही डिसाइड करेगा कौन सा एम्प्लॉय लोग को देना है, कौन सा एम्प्लॉय लोग को नहीं देना है, ओके। और कंपेंसेशन कमेटी क्या करेगा, एडमिनिस्टर करेगा, सुपरिंटेंडेंस करेगा। और किसको कंपेंसेशन कमेटी मानेंगे, एनआरसी को मान लेंगे, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करेगा और कोई सेबी का रेगुलेशन वायलेट नहीं हो रहा है वो चीज चेक करेगा, बस हो गया। फिर उसके एसआर इन जीएम पास करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रहेगा। 4 केसेस में अपने को अलग से एसआर इन जीएम पास करना पड़ेगा। कौन सा केसेस में बताइए, सेकेंडरी एक्विजिशन हो रहा है, और क्या हो रहा है फटाफट से बताइए। सेकेंडरी एक्विजिशन, और बताइए और क्या क्या हो रहा है, सेकेंडरी एक्विजिशन हो रहा है। और बताइए अगर कोई और, अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का एम्प्लॉय लोग को अगर हम लोग कोई ईसॉप दे रहे हैं, और उसके बाद नंबर 3 अगर एक साल में 1% या 1% से ज्यादा दे रहे हैं तो करना पड़ेगा। और एक चौथा पॉइंट है वो अभी अब आगे हम लोग ट्रस्ट पढ़ेंगे तो आप लोग को वापस एक्सप्लेन कर देंगे, ओके। चलो, अब क्या बोल रहा है ना, कंपनी अगर चाह रहा है ना कि हमको वाया ट्रस्ट, कंपनी क्या बोल रहा है, अगर हमको वाया ट्रस्ट इंप्लीमेंट करना है ना तो पहले ही बता दो, पहले ही बता दो, बीच में नहीं चेंज कर सकते। समझ में आया। जैसे मान लो कंपनी बोल दिया, एसआर इन जीए में पास कर दिया कि हम डायरेक्ट से करेंगे, कंपनी क्या बोल दिया कि हम डायरेक्ट से करेंगे, फिर बाद में मूड चेंज कर लिया, नहीं नहीं चलेगा। आपको पहले ही बताना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ टेकिंग अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द मीटिंग, ठीक है। एट द टाइम ऑफ टेकिंग अप्रूवल, ठीक है। अगर मान लो आप चेंज करना चाहते हो तो वापस से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा प्रायर टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सच स्कीम, ठीक है। अगर मान लो आप डायरेक्ट में कर रहे हो, फिर उसके बाद आप क्या करना चाहते हो ट्रस्ट में, तो क्या करना पड़ेगा, दोबारा से आपको एसआर इन जीएम पास करना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा से एसआर इन जीएम पास करना पड़ेगा। तो मतलब क्या है, ट्रस्ट से अगर इंप्लीमेंट करना है तो पहले ही बता दो शेयर होल्डर्स मीटिंग में, अगर नहीं बताए हो तो अगर चेंज करना है तो वापस से एसआर इन जीएम पास करना पड़ेगा, ओके। आप क्या बोल रहे हैं ना, बोल रहे एक ही ट्रस्ट है, मान लो सिंगल ट्रस्ट है, सिंगल ट्रस्ट से अलग अलग स्कीम चला सकता है, ईसॉप, ईएसपीएस, और क्या था बताओ, सार, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, और रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। मान लो ये पांचों स्कीम चला रहा है, एक ही ट्रस्ट से अलाउड है, क्या एक ही ट्रस्ट से 5 स्कीम चला सकता है, डिफरेंट स्कीम चला सकता है। लेकिन क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट उसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और स्कीम को बढ़िया से चलाना पड़ेगा। ये नहीं कि कंपनी ईसॉप बोला है तो ईएसपीएस दे देगा, कंपनी ईसॉप बोला है तो सार दे देगा, ऐसे नहीं। जो स्कीम के अंदर जो एम्प्लॉय रजिस्टर किया उसको वही चीज देगा,
समझ में आया? और पता चला एम्प्लॉय से कुछ पैसा लेके उसको स्कीम चेंज कर देगा, वो भी नहीं अलाउड है। ट्रू एंड फेयर व्यू रहना चाहिए, इसलिए बोला प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो पहले क्या बात बोली कि ट्रस्ट अगर खोलना है तो पहले बता दो एसआर इन जीएम के पास, अगर चेंज करना है तो वापस से एसआर इन जीएम, और एक ही ट्रस्ट आपका अलग अलग स्कीम चला सकता है। ओके, अब बोल रहे एक ट्रस्ट के संग तो ट्रस्ट डीड होता है ना, ट्रस्ट में क्या होता है, ट्रस्ट डीड होता है, तो ट्रस्ट डीड में सारा चीज लिखा रहेगा, ठीक है, प्रोविजंस, जितना भी प्रोविजंस है ना ये प्रोविजंस को फॉलो करेगा, ठीक है। और ये ट्रस्ट डीड को क्या करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर करना पड़ेगा, क्या स्टॉक एक्सचेंज में फाइल करना पड़ेगा, क्या स्टॉक एक्सचेंज में इसको फाइल करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है ना, लिस्टेड कंपनी एक ट्रस्ट अपॉइंट किया है और वो शेयर से रिलेटेड ही काम कर रहा है, तो ये जो ट्रस्ट डीड है ना उसको स्टॉक एक्सचेंज में फाइल करवा दीजिए, ठीक है, कि हम लोग ने ये ट्रस्ट खोला है अपना एम्प्लॉय लोग का बेनिफिट के लिए, तो ये इसको स्टॉक एक्सचेंज में फाइल करवा दी कि देखो ये ट्रस्ट है, ये ट्रस्टी है, ये सब है। ट्रस्ट डीड में तो सारा चीज लिखा रहेगा कि कौन ट्रस्टी है, कौन बेनिफिशियरी है, ये सारा चीज लिखा रहेगा। तो ट्रस्टी को जो ट्रस्ट डीड है उसको फाइल करना पड़ेगा किसके पास, स्टॉक एक्सचेंज के पास, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि किसी को भी आप ट्रस्टी अपॉइंट कर सकते हैं, क्या किसी को भी आप ट्रस्टी अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन ट्रस्टी किसको नहीं अपॉइंट कर सकते, कंपनी का डायरेक्टर, केएमपी, प्रोमोटर, ठीक है, केएमपी, प्रोमोटर, या फिर प्रोमोटर ऑफ द ग्रुप कंपनी, सब्सिडरी, एसोसिएट, या फिर उन लोग का रिलेटिव। डायरेक्टर्स को नहीं, केएमपी को नहीं, प्रोमोटर को नहीं, तो क्यों, क्योंकि उन लोग ही अपना, यार अगर वो लोग ही स्कीम चलाएगा तो अल्टीमेटली डायरेक्ट ही दे दो ना, तो फिर आप डायरेक्ट ही दे दो। अगर आपको ट्रस्ट भी बनाना है उसमें ट्रस्टी भी बनना है तो फायदा क्या ट्रस्ट के थ्रू, आप डायरेक्ट ही दे दो। समझ में आया? तो इसलिए बोला कि देखो अगर ट्रस्ट बनाए हो तो आप लोग उसमें स्कीम में ट्रस्टी नहीं रहोगे, ट्रस्टी इंडिपेंडेंटली काम करेगा। समझ में आया? या फिर वही बात 10% से ज्यादा अगर होल्ड कर रहा है, ठीक है, 10% और मोर शेयर और वोटिंग राइट, ये पढ़े थे ना। ये लोग को तो एम्प्लॉय नहीं मानते हैं, ये लोग को तो एम्प्लॉय नहीं मानते, तो ये लोग को तो दे ही नहीं सकते ईसॉप। अगर ये लोग ट्रस्टी बन जाएगा तो कंपनी का फायदे का ही बात सोचेगा ना, बोलेगा कोई एम्प्लॉय छोड़ दिया उसको नहीं देंगे हम लोग, अपना मनमानी करेगा तो नहीं चलेगा ना। ट्रस्टी तो बेनिफिट के लिए सोचेगा ना एम्प्लॉय का, कंपनी का बेनिफिट के लिए नहीं सोचेगा, एम्प्लॉय का बेनिफिट के लिए सोचेगा। और ये लोग तो कंपनी का बेनिफिट के लिए सोचेगा, प्रोमोटर, डायरेक्टर, केएमपी, या फिर ग्रुप कंपनी अगर प्रोमोटर, डायरेक्टर, केएमपी है, या फिर 10% से ज्यादा शेयर है। समझ में आया? तो क्या क्या चीज पढ़े अभी तक? अभी तक पढ़े कि क्या एसआर इन जीएम में बता दो, अगर नहीं बताया तो वापस से बता दो, अगर स्कीम चेंज करना है तो। उसके बाद क्या करना, एक ही ट्रस्ट अलग अलग स्कीम चला सकता है लेकिन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रस्ट डीड को भी जमा करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज में। और उसके बाद क्या बोला, कौन कौन ट्रस्टी बन सकता है, कोई भी ट्रस्टी बन सकता है लेकिन ये सब नहीं बन सकता, डायरेक्टर, केएमपी, प्रोमोटर, या फिर जो जिसके पास 10% से ज्यादा स्टेक है कंपनी का। ओके, डन। अब वही बोला है ट्रस्टी को क्या करना पड़ेगा। अब देखो कंपनी तो अप्रूवल ले लिया ना शेयर होल्डर का, अब बोला ट्रस्टी भी क्या करेगा, अप्रूवल लेगा शेयर होल्डर लोग का। कंपनी ले लिया अलग से अप्रूवल, अब ट्रस्टी भी लेगा, ट्रस्टी भी शेयर होल्डर लोग का अप्रूवल लेगा कि अगर उसको कोई स्कीम में, अगर मान लो कोई स्कीम अगर इंप्लीमेंट करना है, कोई स्कीम अगर इंप्लीमेंट करना है, मान लो कंपनी एक ट्रस्ट बना दिया, कंपनी क्या किया, एक ट्रस्ट बना दिया, शेयर होल्डर लोग का अप्रूवल लेके ट्रस्ट बना दिया, अभी ये नहीं बताया कि कौन सा स्कीम चलाएगा। अब मान लो ट्रस्टी, अब तो ट्रस्ट इंप्लीमेंट करेगा ना स्कीम को, तो अब कंपनी क्या बोल रहा है कि ट्रस्ट अगर कोई स्कीम इंप्लीमेंट करेगा हम लोग का एम्प्लॉय लोग के लिए, तो हम लोग का एम्प्लॉय लोग से एक बार पूछो, हम लोग का शेयर होल्डर लोग से एक बार पूछ लो। तो बोल रहा है ट्रस्टी शुड इंश्योर दैट रिक्विजिट अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द कंपनी इन ऑर्डर टू इनेबल द ट्रस्ट टू इंप्लीमेंट स्कीम्स एंड अंडरटेक सेकेंडरी एक्विजिशन फॉर द पर्पस। तो बोला अगर स्कीम इंप्लीमेंट करना है या फिर सेकेंडरी एक्विजिशन करना है, तो सेकेंडरी एक्विजिशन के लिए तो हम लोग पढ़ के आए ना, दोबारा से लेना पड़ेगा एसआर इन जीएम, तो दोबारा से लेना ही पड़ेगा एसआर इन जीएम, ठीक है। अब बोल रहा है ना हम लोग ट्रस्ट बनाए शेयर्स खरीद के कंपनी का एम्प्लॉय लोग को देने के लिए, अब ये लोग क्या कर रहा है, फ्यूचर ऑप्शन में डीलिंग चालू कर दिया, उल्टा पुल्टा काम चालू कर दिया, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन ये सब लेने लग गया, मतलब ट्रेडिंग चालू कर दिया, तो ये नहीं अलाउड है। खाली शेयर्स को रखो, शेयर्स को डिलीवरी बेसिस में होल्ड करके रखो और एम्प्लॉय लोग को देना है, यही काम है तुम्हारा। तुमको शेयर मार्केट का एक्सपर्ट बनने के लिए नहीं बोला है, तुमको म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं बनाना है, तुम्हारे लिए बोला है कि हमको एम्प्लॉय लोग का बेनिफिट के लिए चलना है, और तुम अपने आप से म्यूचुअल फंड कंपनी बन गए। हम लोग का कंपनी का ही शेयर खरीद के रखो, हम लोग का कंपनी में वो लोग ये सब चालू कर दिया, तो मतलब क्या एम्प्लॉय मतलब अपना बेनिफिट के लिए काम कर रहा है। ट्रस्ट तो क्या होता है, एनजीओ टाइप का होता है ना, एम्प्लॉय लोग का बेनिफिट लोग के लिए चलना है तो एम्प्लॉय लोग का बेनिफिट के लिए चलो, डेरिवेटिव्स में नहीं काम कर सकते, खाली डिलीवरी में काम करना पड़ेगा, क्या डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन में ही खाली काम करना पड़ेगा, नो डेरिवेटिव, ठीक है, नो डेरिवेटिव्स। अब देखिए क्या बोल रहा है कि कंपनी में लैंड मनी टू द ट्रस्ट, ठीक है, कंपनी क्या करना पड़ेगा, लैंड करना पड़ेगा ना मनी, ट्रस्ट क्या अपने आप से पैसा ले आएगा क्या,
और कौन देगा इसको पैसा? अगर मैं बोलूंगा मैं रिलायंस का एम्प्लॉय लोग को शेयर देना चाहता हूँ, तो क्या टाटा पैसा देगा क्या? नहीं देगा ना, तो कंपनी को ही देना पड़ेगा पैसा। आप लोग दोगे क्या पैसा? नहीं, नहीं दोगे ना। तो उसको पैसा कौन देगा? रिलायंस को ही देना पड़ेगा। अगर रिलायंस को अपना एम्प्लॉय लोग को देना है तो रिलायंस को ही पैसा देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ बोल दिया रेगुलेशन में कि देखो भैया, अगर आपको ट्रस्ट चलाना है तो बिना ऐसे तो चलेगा नहीं। मान लो कंपनी को बोल दिया कि तुम मार्केट से एक्वायर करके शेयर्स फिर उसके बाद दे दो। अब हम लोग क्या बोले कि हम लोग का एम्प्लॉय लोग से पैसा काटते रहेंगे। अब एम्प्लॉय लोग से पैसा तो आगे जाने का टाइम में कटेगा ना। ट्रस्ट तो पहले से उठा लेगा शेयर, कि उसको ज़्यादा शेयर कम दाम में मिल जाए, जैसे कि वो नुकसान नहीं हो कंपनी को। अगर मान लो हम लोग एम्प्लॉय लोग को बोले कि 2900 का शेयर हम लोग 2500 में दे देंगे, तो ट्रस्ट तो ट्राई करेगा ना 2500 के आसपास में शेयर उठाने का, जैसे कि हम लोग एम्प्लॉय लोग को दे दे। ट्रस्ट सोचेगा कि हम लोग भैया वेट करेंगे, एम्प्लॉय लोग का जब पैसा कटेगा तब आएगा, वो तो इतना टाइम में नुकसान हो जाएगा कंपनी को। तो ट्रस्ट क्या बोल रहे हैं, ट्रस्ट क्या करेगा, पहले से ही शेयर उठाता रहेगा, जब जो भाव में मिलेगा उठाता रहेगा मार्केट से, धीरे धीरे पैकेज में उठाता रहेगा, फिर जैसे जैसे एम्प्लॉय लोग जाएगा वो लोग को शेयर देता रहेगा। समझ में आया? और जो अगर मान लो कोई रीपे अगर लोन अगर कंपनी दिया, उसमें कुछ पैसा बच गया तो कंपनी को वापस दे देगा। क्या? कंपनी को वापस दे देगा। ये चीज हम लोग पढ़े थे ना कल। तो ये चीज कंपनी को क्या करेगा, पैसा रीपे कर देगा, रीपेमेंट ऑफ लोन। ओके, समझ में आया? अब देखो क्या बोला है ना, कंपनी क्या किया, ईसॉप इशू कर दिया। ठीक है, कंपनी क्या किया, ईसॉप इशू कर दिया। अब जो ईसॉप इशू किया ना कंपनी, बोल रहा है उन लोग को नॉन प्रोमोटर नहीं, उन लोग को नॉन प्रोमोटर होल्डिंग माना जाएगा। क्या? नॉन प्रोमोटर और नॉन पब्लिक होल्डिंग। आपने पढ़े ना आईसीआई रेगुलेशन में कि प्रोमोटर लोग के पास मिनिमम 20% शेयर होल्डिंग होना चाहिए, पढ़े हैं ना? 20 या 10%। और नॉन पब्लिक लोग के पास कितना, पब्लिक लोग के पास कितना होना चाहिए? 25%। पब्लिक लोग के पास कितना होना चाहिए? पब्लिक लोग के पास 25% और प्रोमोटर लोग के पास 20 या 10। 20 या 10, ठीक है, अलग अलग रूट था ना। 20 या 10 होना चाहिए, बुक बिल्डिंग वाला में 10। समझ में आया? तो अगर ये 20 या 10 अगर बोल रहा है कि ना, मान लो एम्प्लॉय ऐसा, प्रमोटर कंपनी ऐसा कर लेता है ना, खुद के पास 8% रखता है और एम्प्लॉय लोग को 2% दे देता है, बोलता है ये लोग भी प्रमोटर इतना साल से काम कर रहा है ना, नहीं चलेगा, ये लोग को नॉन प्रमोटर होल्डिंग मानना पड़ेगा। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, प्रमोटर लोग को और 2% स्टेक इशू करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, आईसीडीआर का रेगुलेशन फॉलो नहीं होगा, पेनल्टी लग जाएगा। सिमिलरली क्या बोल रहा है कंपनी, क्या बोल रहा है ना कि पब्लिक लोग के पास 25% होना चाहिए ना, तो 5% हम लोग एम्प्लॉय लोग को दे देते हैं, 20% पब्लिक लोग को, नहीं माना जाएगा। पब्लिक अलग हो गया, तो इसको नॉन पब्लिक नॉन प्रोमोटर होल्डिंग माना जाएगा। क्या? नॉन पब्लिक एंड नॉन प्रोमोटर शेयर होल्डिंग। तो मतलब उन लोग को अलग अलग मेंटेन करना पड़ेगा, प्रोमोटर और पब्लिक का होल्डिंग अलग से मेंटेन, वो तो 25% और 20% का लिमिट है ना, वो इन लोग के लिए अप्लाई नहीं करेगा। अब देखो यही वाला बात, अब मान लो सेकेंडरी एक्विजिशन कर रहा है, मार्केट से शेयर खरीद के एम्प्लॉय लोग को दे रहा है। क्या? मार्केट से शेयर खरीद के एम्प्लॉय लोग को दे रहा है, तो बोल रहा है एक साल में 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक साल में 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक साल में 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट मान लो क्या कर रहा है ना, सेकेंडरी एक्वायर कर रहा है मार्केट में, और क्या बोल रहा है 2% से ज्यादा एक्वायर कर लेगा, 2% से ज्यादा एक्वायर कर लेगा, नहीं अलाउड है। 2% तक एक्वायर करो, होल्ड करके रखो, फिर अगला साल एक्वायर करो। एक साल में 2% से ज्यादा नहीं हो सकता, एक साल में 2% से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आया ना? तो ये वाला पॉइंट में अगर क्वेश्चन बना के पूछना एग्जाम में, यही पूछ लेगा, बोले एक ट्रस्ट बनाया कंपनी, और वो ट्रस्ट क्या किया, एक साल में 3% शेयर एक्वायर कर लिया, फिर आगे आगे कुछ राम कहानी लिख दिया, बोल दो ये ठीक है कि नहीं, वेदर ये प्रोविजंस के हिसाब से ठीक है कि नहीं, अलाउड नहीं है। वो लोग को 2% ही करना पड़ेगा एज पर सेबी कौन सा रेगुलेशन, एसबीईबी एंड एसई। ठीक है, रेगुलेशन बहुत बड़ा है ना, इसलिए शॉर्ट में बोल दिया। ठीक है, अब देखो और क्या है। अब ये 2% क्या है, 2% क्या है, टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, टोटल पेड अप कैपिटल, मान लो कंपनी का पेड अप कैपिटल 1000 करोड़ का है, तो 1000 करोड़ का 2% कितना होता है, 1000 करोड़ का 2% क्या होता है, 20 करोड़। 20 करोड़ का शेयर आपको क्या कर सकते हैं, आप इशू कर सकते हैं एक साल में। 20% का शेयर इशू नहीं, परचेज कर सकते हैं। कौन परचेज करेगा, ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट परचेज कर सकता है। ओके, अब क्या बोल रहा है ना, ये तो हो गया एक साल में। अब एग्रीगेट का टोटल कितना होल्ड कर सकता है उसका बात हो रहा है। ठीक है, अ टोटल नंबर ऑफ शेयर अंडर सेकेंडरी एक्विजिशन हेल्ड बाय ट्रस्ट शैल एट नो पॉइंट ऑफ टाइम एक्सीड बिलो द मेंशन्ड लिमिट एज अ परसेंटेज ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, एट नो पॉइंट एक्सीड्स। ठीक है, कोई भी टाइम में क्या होगा ना, एक्सीड नहीं करेगा ये जो लिमिट दे रखा है। मतलब मान लो एक साल में तो 2% बोल दिया, लेकिन टोटल में मतलब सारा साल मिला के इससे ज्यादा नहीं हो सकता, सारा साल मिला के इससे ज्यादा नहीं हो सकता सेकेंडरी एक्विजिशन। तो क्या बोला है, फॉर द स्कीम्स एन्यूमरेटेड इन पार्ट ए पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए पार्ट बी एंड पार्ट सी, पार्ट ए में क्या था, ईएस सॉप ईसॉप, ठीक है, ईएस पीएस, और पार्ट सी में क्या था, सार। तो ये तीनों का बेनिफिट मिला के 5% से ज्यादा नहीं हो सकता, 5% से ज्यादा
नहीं हो सकता। मतलब ये 3 स्कीम चला रहा है ना अगर कंपनी, तो एग्रीगेट में ये 3 स्कीम चला रहा है, मान लो ईसॉप चला रहा है, ईएसपीएस चला रहा है, सार चला रहा है, तीनों का मिला अलग अलग स्कीम 5% से ज्यादा नहीं हो सकता, 5% से ज्यादा नहीं हो सकता। मान लो ईसॉप है, ईसॉप एक साल में 2%, नेक्स्ट ईयर में 2%, और थर्ड ईयर में क्या कर दिया, थर्ड ईयर में 1% तक कर सकता है, 1% से ज्यादा अलाउड ही नहीं है। ठीक है, 1% से ज्यादा अलाउड ही नहीं है। और फिर पार्ट डी एंड पार्ट ई में लिखा हुआ है आपका रिटायरमेंट बेनिफिट एंड जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, उसके लिए क्या बोल दिया, 2%। समझ में आया, उसके लिए 2%। और फॉर ऑल द स्कीम इन एग्रीगेट, फॉर ऑल द स्कीम इन एग्रीगेट 5%। फॉर ऑल द स्कीम इन एग्रीगेट मतलब अगर मान लो एक ही ट्रस्ट 5 स्कीम चला रहा है, तो सारा स्कीम को मिला के 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मान लो ट्रस्ट खाली एक ही स्कीम चला रहा है रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, तो कितना नहीं होना चाहिए, 2% नहीं होना चाहिए टोटल में। तो मतलब 2% नहीं होना चाहिए, एक ही साल में अगर 2% कर लिया तो बस खत्म, नहीं कर सकता उससे ज्यादा। अब मान लो, अगर मान लो कंपनी क्या चला रहा है, ईसॉप चला रहा है, ठीक है, कंपनी क्या चला रहा है, ईसॉप चला रहा है, तो 5% से ज्यादा नहीं हो चाहिए, तो 2%, 2% और 1% कर सकता है। समझ में आया, समझ में आया। इंडिविजुअली ये वाला का पार्ट डी एंड पार्ट, ये जो बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि कंपनी 2% से ज्यादा एक्सीड ही नहीं करेगा अगर सेकेंडरी एक्विजिशन करेगा ना मार्केट से शेयर का, शेयर को एक्वायर कर रहा है ना, वो 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल से ज्यादा नहीं एक्वायर करेगा। समझ में आया। अब ये क्या बोल रहा है ना, पूरा स्कीम, सारा स्कीम चलाने के लिए टोटल एक्विजिशन मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, सारा सालों को मिला के टोटल एक्विजिशन जो है ना कंपनी का, इससे ज्यादा नहीं हो चाहती। तो बोला 5% से ज्यादा एक्वायर नहीं कर सकते। अगर मान लो मैं खाली ईसॉप चला रहा हूँ, 5% से ज्यादा नहीं। मैं अगर दोनों स्कीम चला रहा हूँ, 5% से ज्यादा नहीं। ठीक है, मैं अगर पांचों स्कीम चला रहा हूँ, 5% से ज्यादा नहीं। मैं अगर खाली रिटायरमेंट, मैं मान लो ईसॉप चला रहा हूँ, ईएसपीएस चला रहा हूँ, और रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम चला रहा हूँ, तीनों चला रहा हूँ, तो रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम का इंडिविजुअली 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये लोग दोनों का मिला के 5% से ज्यादा। ये लोग दोनों का मिला के कैसे, अगर तीनों चला रहा हूँ तो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों मिला के तो 5% हो जाएगा ना, तो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 तक जा सकते हैं, 3% नहीं। ये क्योंकि ये तो 2% ऑलरेडी चल रहा है, तो 3+2 होगा। समझ में आया। अगर मान लो पांचों स्कीम चल रहा है, पांचों स्कीम चल रहा है, तो एक 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 करके पांचों स्कीम कर दो 5%, तो एग्रीगेट मिला के 5% से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, एग्रीगेट मिला के 5% से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ये देखना पड़ेगा बुक में क्या, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में क्या लिखा, अगर फाइनेंशियल ईयर बोल दिया, अगर एक फाइनेंशियल ईयर बोल दिया तो 2%, कोई भी स्कीम से मतलब नहीं है। ठीक है, अगर मान लो एग्जाम में बोल दिया एग्रीगेट, एग्रीगेट बोल दिया, तब फिर स्कीम से मतलब होगा। अगर अगर मान लो जो पार्ट डी एंड पार्ट ई वाला है, पार्ट डी एंड पार्ट ई में मतलब क्या है, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम और रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम दोनों को मिला के 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए एग्रीगेट में, मतलब टोटल में। और उसके बाद बाकी सारा स्कीम के, बाकी 3 स्कीम के लिए 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर सारा स्कीम चला रहा है एक संग, तो सबको मिला के 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आया। ठीक है, ये वाला पॉइंट मस्त है। ये वाला पॉइंट कौन एक्सप्लेन करेगा, चलो। बाबू ये पूरा साल में 2% से ज्यादा नहीं एक्वायर कर सकता, ये बोला टोटल। टोटल मतलब क्या, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 मिला के 5% से ज्यादा एक्वायर नहीं कर सकता। देखो, समझो, बहुत डिफिकल्ट है। देखो क्या बोल रहा है ना, अनएप्रोप्रिएटेड इन्वेंट्री। अनएप्रोप्रिएटेड इन्वेंट्री क्या हो गया, ये ट्रस्ट क्या कर रहा है, ट्रस्ट क्या कर रहा है, शेयर खरीद रहा है कंपनी के। ट्रस्ट के लिए तो इन्वेंट्री क्या है, शेयर्स। ठीक है, अब ये शेयर्स किसको देना है, एम्प्लॉय लोग को। तो
अनएप्रोप्रिएटेड मतलब जो शेयर बच गया, जो एम्प्लॉय लोग को नहीं दे पाया, क्या, जो एम्प्लॉय लोग को नहीं दे पाया वो क्या करना पड़ेगा, शेयर्स या तो बेच देना पड़ेगा या कंपनी को ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। कितना, अप टू नेक्स्ट फाइनेंशियल नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर तक उन लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, अनएप्रोप्रिएटेड इन्वेंट्री ऑफ शेयर्स विच आर नॉट बैक्ड बाय ग्रांट एक्वायर्ड थ्रू सेकेंडरी एक्विजिशन बाय द ट्रस्ट। ठीक है, मतलब कंपनी जो लोन दे रहा है ना, कंपनी जो लोन दे रहा है, कंपनी जो लोन दे रहा है उसी से शेयर खरीद रहा है ये लोग। ठीक है, अब मान लो कंपनी जो लोन दिया ना उससे शेयर खरीदा, और कुछ जो शेयर है ना, कुछ जो शेयर है उसको मतलब लोन से मतलब कम रेट में मिल गया ना, कम रेट में कंपनी बोला कि तुमको 200 शेयर खरीदना है, मैं इतना का लोन दे देता हूँ, लेकिन कंपनी उतना ही पैसा से, ट्रस्ट उतना ही पैसा से 250 शेयर खरीद लिया। ठीक है, एम्प्लॉय लोग को देना है 200 शेयर, तो 50 शेयर उसके पास बच गया। तो 50 शेयर को क्या बोल रहा है ना, या तो उसको बेच दो या तो ट्रांसफर कर दो, किसको, कंपनी को। ठीक है, कितना दिन के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा, एंड ऑफ द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर या फिर सेकंड फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक, जैसे आज इस साल का जो तुम लोग का नॉन अप्रोप्रिएटेड इन्वेंट्री है उसको अगला साल तक क्या करो, स्क्वायर ऑफ कर दो, उसको अगला साल को स्क्वायर ऑफ कर दो, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द कंपेंसेशन कमिटी और नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी। ठीक है, समझ में आया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, ये बोल दिया कि अनएप्रोप्रिएटेड इन्वेंट्री जो है उसको अपने को स्क्वायर ऑफ कर देना पड़ेगा, अगर जो एम्प्लॉय लोग को नहीं दिया उसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ कर देना पड़ेगा। कब तक स्क्वायर ऑफ कर देना पड़ेगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक, नेक्स्ट ईयर तक कर दो, किससे पूछ के, कंपेंसेशन कमेटी से पूछ के। ओके, देखो ट्रस्ट क्या बोल रहा है ना, ट्रस्ट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द शेयर्स एक्वायर्ड थ्रू सेकेंडरी एक्विजिशन फॉर अ मिनिमम ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, 6 महीना तक वो जो मान लो शेयर्स एक्वायर किया सेकेंडरी एक्विजिशन में, उसको 6 महीना तक क्या करना पड़ेगा, होल्ड करके रखना पड़ेगा, 6 महीना तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ना, देखो देखो क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लो ट्रस्ट सेकेंडरी एक्विजिशन से शेयर खरीद लिया, ठीक है, सेकेंडरी एक्विजिशन से शेयर खरीदेगा, कहाँ खरीदेगा, शेयर मार्केट में जाके खरीदेगा, बाहर से थोड़ी ना खरीद सकता है, शेयर मार्केट से शेयर एक्वायर करना पड़ेगा। अब बोले जो शेयर एक्वायर किया ना, क्या किसको देगा, एम्प्लॉइज लोग को देगा। तो क्या बोल रहा है ना, एम्प्लॉय लोग को ही देना पड़ेगा, ऑफ मार्केट ट्रांसफर किसी को नहीं कर सकता। मान लो मैं गया ट्रस्ट के पास, मेरे को पता है रिलायंस एक ट्रस्ट खोल के रखा है, तो ट्रस्ट के पास कम दाम में शेयर है, मैं बोला यार अपने आपस में डील कर लेते हैं ना, दे दो हमको शेयर, ऑफ मार्केट ट्रांसफर कर लेते हैं। मार्केट में तो तुम बेचेगा ही शेयर, वो तो किसी को मिल ही सकता है, लेकिन ऑफ मार्केट कर लेते हैं ना, किसी को पता नहीं चलेगा, दे दो मेरे को, नहीं अलाउड है। ऑफ मार्केट ट्रांसफर इज नॉट अलाउड, द ट्रस्ट शैल बी परमिटेड टू अंडरटेक ऑफ मार्केट ट्रांसफर ओनली अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज। खाली ये दो सर्कमस्टेंसेज देते हैं, खाली उसी में ही तुम करो, और कहीं हम लोग करने नहीं देंगे। तो या तो एम्प्लॉय लोग को ही करेगा वो लोग, तो एम्प्लॉय लोग का क्या बोलेगा, जाओ शेयर मार्केट से खरीद लो, नहीं ना, एम्प्लॉय लोग को तो देने के लिए बनाया गया ट्रस्ट, तो इसमें बोल दिया जो चीज के लिए बोला वो चीज परमिट कर देते हैं। क्या समझ में आया, तो मतलब एम्प्लॉयज लोग को दे सकता है ऑफ मार्केट ट्रांसफर। समझ में आया, थोड़ा घूमो, मतलब कि थोड़ा क्या टेक्निकल है ये, थोड़ा टेक्निकल है, थ्योरी के संग संग टेक्निकल हो रहा है ना, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट में घुमा रहा है ये लोग। तो अपने सारा कॉन्सेप्ट को क्लियरली एक एक पॉइंट को समझ लेते, क्योंकि एग्जाम में अगर कहीं से भी कोई पूछ लिया, एग्जाम में कभी ये नहीं बोलेगा पूरा स्कीम ऑफ द ट्रस्ट समझाओ, कभी नहीं बोलेगा। ठीक है, एक संग आपको 15-16 पॉइंट कभी नहीं बोलेगा, उसके अंदर में एक एक पॉइंट को घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए सारा चीज को समझना बहुत जरूरी है। ओके, सारा चीज को समझना बहुत जरूरी है। जैसे एक एक करके पॉइंट समझे ना कि 2% से ज्यादा नहीं हो सकता, 5%, अब थोड़ी ना पूरा प्रोविजन बना के देगा, सारा प्रोविजन लिखो, इम्पॉसिबल है, कभी नहीं बोलेगा, अंदर से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। समझ में आया, ऑफ मार्केट ट्रांसफर क्या होता है, ऑफ मार्केट ट्रांसफर मतलब आप शेयर मार्केट में अपना शेयर नहीं बेच रहे हो, ट्रस्ट तो खरीद रहा है शेयर मार्केट से ही है, तो बोल रहे ट्रस्ट क्या कर सकता है, शेयर मार्केट में ही बेच सकता है शेयर। अगर ऑफ मार्केट ट्रांसफर करना है ना, वो खाली एम्प्लॉइज लोग को दे सकता है, किसको, खाली एम्प्लॉय लोग को, क्योंकि एम्प्लॉय लोग को तो देना ही पड़ेगा, एम्प्लॉय लोग को थोड़ा ना बोल सकते हैं शेयर मार्केट में जाके खरीदो। समझ में आया, तो उसको तो परमिटेड ही है, तो ये लिख दिया रेगुलेशन में ही बोल दिया। ये तो अपने को अंडरस्टूड है कि सेबी, ये जो आपका ट्रस्ट जो बना है, रिलायंस जो ट्रस्ट बना है, वो शेयर्स तो एम्प्लॉय लोग को ही देगा ना, तो यहाँ पे रेगुलेशन में बोल दिया ट्रांसफर टू द एम्प्लॉय अंडर द स्कीम। समझ में आया, अब देखिए वो क्या बोला, फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ओपन मार्केट अंडर द सेबी रेगुलेशन। अब देखो सेबी टेक ओवर कोड में हम लोग पढ़े थे ना, सेबी टेक ओवर कोड में पढ़े थे ना, कि अगर मान लो कोई टेक ओवर आ जाता है, कोई टेक ओवर करना चाहता है, एक्वायरर आता है कंपनी का, अगर टेक ओवर करना चाहता है, अगर 25% शेयर एक्वायर कर लेता है, तो फिर क्या करना, 26% का ओपन ऑफर देना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट रिलायंस का
शेयर होल्ड करके रखा हुआ है। ट्रस्ट क्या कर रखा है, रिलायंस का शेयर होल्ड करके रखा हुआ है। अब क्या रिलायंस को कोई और कंपनी आ गया एक्वायर करने के लिए, कोई और कंपनी एक्वायर करने के लिए आ गया, तो ट्रस्ट को क्या बोल रहा है, ट्रस्ट को भी ऑफर आएगा कि तुम 26% शेयर दे दो। तो अगर ट्रस्ट सोचेगा कि नहीं मेरे को भी जाना चाहिए, तो उसको अलाउड है ओपन मार्केट में पार्टिसिपेट करना, ओपन ऑफर में पार्टिसिपेट करना अलाउड है, क्योंकि वो भी तो ट्रस्ट कौन बनाया था, मुकेश अंबानी बनाया था। अब मुकेश अंबानी एक्वायर नहीं रहेगा कंपनी को, कोई और अगर आ गया तो ट्रस्ट भी अपने आप को साइड कर लेगा, ट्रस्ट भी अपना स्टेक बेच देगा। समझ में आया। और एम्प्लॉय लोग को पैसा दे देगा जिस जिसको चाहिए, क्योंकि अब तो शेयर वो लोग को, एम्प्लॉय लोग को भी नहीं चाहिए होगा, बोलेगा यार अब कौन आ गया एक्वायर, हम लोग तो मुकेश अंबानी का कंपनी में काम करते थे, अब ये कौन आ गया। तो ट्रस्ट के लिए अलाउड है। ट्रस्ट बोला कि अगर ओपन मार्केट में, ओपन ऑफर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर वो ओपन ऑफर एज पर सेबी टेक ओवर कोड रेगुलेशन है, तो आप ओपन ऑफर में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ अगर है ट्रस्ट, लेकिन 5% से तो कभी ज़्यादा एक्वायर ही नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5% हो सकता है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, डन। थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, लेकिन ये सब सारा कॉन्सेप्ट लिखा दिया जाएगा कॉपी में। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर समझोगे नहीं ना, तो फिर अगर समझ ये भी नहीं रहेगी ना, एग्जाम्पल से जैसे आप समझा रहे हैं, ये समझ में नहीं आएगा, ये सब लाइन ही पढ़ के आप लोग का बाउंसर जाएगा सब। ओके, इसे सब समझ लो, और फिर समझ समझ के कॉपी में लिख लेंगे अपने। ओके, देखो पहले तो क्या बोला, पहले क्या बोला, ऑफ मार्केट में ट्रांसफर नहीं कर सकता, किसमें, ऑफ मार्केट में ट्रांसफर कर सकता है क्या चीज के लिए, एम्प्लॉय लोग को, और ओपन ऑफर है अंडर, ओपन ऑफर अंडर टेक ओवर कोड। ठीक है, ओपन ऑफर अंडर टेक ओवर कोड। ठीक है, दोनों में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो एक एक करके आप वापस से सारा पॉइंट रिवाइज करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्या कर सकता है, स्कीम को इंप्लीमेंट करने से पहले शेयर होल्डर का अप्रूवल ले लो। ठीक है, अगर मान लो नहीं किया ट्रस्ट को इंप्लीमेंट, अगर ट्रस्ट में जाना है वापस से स्कीम चेंज करना है, तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और एक ही ट्रस्ट अलग अलग स्कीम कर सकता है, लेकिन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। ट्रस्ट डीड को कहाँ देना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज के पास। ठीक है, और कौन ट्रस्टी नहीं बन सकता है, की मैनेजर पर्सन, डायरेक्टर, प्रोमोटर, प्रोमोटर ग्रुप, या फिर होल्डर, अगर ग्रुप कंपनी है उसका डायरेक्टर या प्रोमोटर ग्रुप, या फिर डायरेक्टर जिसके पास 10% से ज्यादा स्टेक है। ओके, 10% या 10% से ज्यादा स्टेक है। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या बोला, ट्रस्ट, ट्रस्टी क्या करेगा, अगर सेकेंडरी एक्विजिशन करना है, अगर स्कीम को इंप्लीमेंट करना है, तो फिर शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद डेरिवेटिव्स में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, खाली किस में करेगा, डिलीवरी बेसिस में करेगा, डायरेक्ट डेरिवेटिव्स में नहीं करेगा। फिर उसके बाद क्या बोला, बोलिए, टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना, क्या बोलिए, टर्म्स एंड कंडीशंस को जो कम, ठीक है, कंपनी में लैंड मनी, मनी क्या कर सकता है एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन, लोन दे सकता है ना ट्रस्ट को, कंपनी क्या कर सकता है, लोन दे सकता है ट्रस्ट को, वो तो हम लोग पढ़ी है सब स्टार्टिंग में। और ये जो होल्डिंग है ना, उसको नॉन प्रोमोटर है, नॉन पब्लिक होल्डिंग बोला जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग वो 25% में भी नहीं मानेंगे, 20% में भी नहीं मानेंगे। एक फाइनेंशियल ईयर में कितना परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकता, सेकेंडरी एक्विजिशन 2% से ज्यादा नहीं हो सकता ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। और एग्रीगेट में कितना नहीं हो सकता, एग्रीगेट में एबीसी वाला, एबीसी वाला मतलब फर्स्ट थ्री स्कीम में 5%, उसके बाद दो स्कीम वाला 2%, और एग्रीगेट में 5%। और ये टोटल है कि एग्रीगेट है, टोटल है कि एग्रीगेट है, एग्रीगेट, एग्रीगेट है, मतलब टोटल, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जितना भी हो टोटल में, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कंपनी को, ट्रस्ट को कितना दिन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा शेयर्स को, 6 मंथ्स तक। ओके, ऑफ मार्केट ट्रांसफर कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है, खाली दो केसेस में कर सकता है, एम्प्लॉइज लोग को और टेक ओवर कोड में। समझ में आया, लाइव ऑनलाइन समझ में आया। अब देखो, अब बोल दिया ना, ट्रस्ट लोग जो है ना, सेकेंडरी मार्केट में भी शेयर नहीं बेच सकता। ट्रस्ट क्या कर सकता है, नहीं तो क्या करेगा वो, तो फिर वही करने लग जाएगा, ट्रेडिंग का बिजनेस चालू कर दिया। तो बोल रहा है, एक तो हम लोग ऑफ मार्केट वाला पढ़ लिए, और ट्रेडिंग वाला भी। क्या बोल रहा है, शुड नॉट बिकम अ मैकेनिज्म ऑफ ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स, क्योंकि ये तो एम्प्लॉय लोग का पैसा है ना। अब एम्प्लॉय लोग का पैसा से तुम ट्रेडिंग चालू कर दिया, डूब भी तो सकता है ना पैसा, बोला ट्रेडिंग नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, एक्सेप्ट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। अब जैसे मान लो, एम्प्लॉय क्या बोला ना, एम्प्लॉय क्या बोला ना कि हमको स्कीम एक्सरसाइज करना ही नहीं है, तब तो उसको पैसा देना पड़ेगा ना, तब शेयर बेच के देना पड़ेगा उसको पैसा। कंपनी ये ट्रस्ट क्या कर रहा है, ट्रस्ट तो खरीदते चला जा रहा है ना शेयर, ट्रस्ट क्या करते जा रहा है, शेयर्स को खरीदते चला जा रहा है। अब एम्प्लॉय लोग को क्या, एम्प्लॉय है कोई, उसको अर्जेंट कोई पेमेंट करना है, टैक्स का पेमेंट करना है, कुछ पेमेंट करना है, उसको तो पैसा चाहिए। तो कंपनी के पास जाएगा कि सर हमको पैसा दीजिए, आपको तो सारा पैसा, मेरा सैलरी 50,000 है, 40,000 का आप बोल दिए ESOP, तो 10,000 में हम क्या करेंगे। तो बोल दिया कि ठीक है चलो हम ट्रस्ट से तुमको पैसा दिलवा देते हैं, तो वो ट्रस्ट उसको पैसा दे देगा शेयर्स को बेच के। शेयर्स को कहाँ बेचेगा, सेकेंडरी मार्केट में। समझ में आया?
ठीक है, फिर क्या बोल दिया, अगर कोई दूसरा ऑप्शन है सार या कोई भी बेनिफिट, अब मान लो सार स्कीम में जा रहा है, किसमें, सार, सार में तो वैसे भी अपने क्या बोले थे, डिफरेंस इन प्राइस, डिफरेंस इन प्राइस, तो कंपनी क्या कर रहा है, सार जो जो लिया है वो लोग के लिए शेयर खरीद लिया, बोला जब वेस्ट होगा हम लोग बेच देंगे, तो डिफरेंस इन प्राइस वो लोग को दे देंगे, तो इसीलिए क्या बोला, अगर सार स्कीम के अंडर में है तो फिर क्या होगा, उसको तो शेयर का डिफरेंस का प्राइस देना है ना अपने को, पढ़े ना, सार में क्या होता है, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, शेयर का वैल्यू बढ़ेगा उतना जो डिफरेंस आएगा उसको प्रॉफिट देना होगा, तो उसको कैश में प्रॉफिट देना पड़ेगा ना कंपनी का, सपोज मान लो कंपनी का एम्प्लॉय आपका नेस्ले का शेयर खरीद रखा है, कंपनी का शेयर नेस्ले है, नेस्ले का तो शेयर क्या है, 1 लाख से ऊपर का प्राइस है ना, अब मान लो 1 लाख से ऊपर का प्राइस है कंपनी का, क्या शेयर का प्राइस मान लो 1 लाख रुपया आज की डेट में, और आगे जिस दिन एम्प्लॉय लोग को शेयर, जिस दिन एम्प्लॉय लोग को डिफरेंस देना ना, उस दिन क्या हो गया, 1,50,000, समझ में आया, तो कितना डिफरेंस आया, 50,000 का, अब ये उसको 50,000 देने के लिए नेस्ले का 1 लाख का शेयर कैसे देगा, वो 1.5 लाख का शेयर कैसे, क्या तोड़ के दे देगा शेयर, उसको तो कैश में देना पड़ेगा ना, तो शेयर को तो बेचना पड़ जाएगा उसको, तो ये बेच सकता है, सेकेंडरी मार्केट में क्या कर सकता है, शेयर्स को बेच सकता है, ठीक है, तो क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, अगर एम्प्लॉय लोग क्या कर रहा है, एम्प्लॉय लोग को अर्जेंट कोई इमरजेंसी आ गया, क्या टैक्स पेमेंट या कुछ भी आ गया तब करना पड़ेगा, और नंबर 2 क्या हो गया, अगर सार वाला स्कीम है, सार वाला स्कीम में तो डिफरेंस इन प्राइस देना पड़ेगा, तब उस केस में कंपनी बेच सकता है, ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर मान लो रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम जो है, या फिर जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम है, ठीक है, ये तो अर्जेंसी के लिए बना है ना, ये तो अर्जेंसी के लिए बना है, अब कंपनी क्या बोला कि जो एम्प्लॉय लोग रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम ले रखा है, मान लो अचानक से उसका डेथ हो गया एम्प्लॉय का, तो आज उसी दिन के लिए तो शेयर रखा हुआ है कंपनी का, तब बेच के दो उसको, बेनिफिट दो, उसका लीगर हेयर को दो, शेयर्स दो, समझ में आया, अगर मान लो अर्जेंट है कोई एम्प्लॉय बेनिफिट, क्या अलग तरीके का बेनिफिट, कंपनी कोई ऐसा स्कीम चला रहा है कि जिसका घर में भी शादी होगा तो शादी के टाइम पे हम लोग इतना रुपया देंगे, आप लोग एज अ पेंशन स्कीम अपना कंपनी का ये ट्रस्ट बनाया हुआ है उसमें आप पैसा डाल सकते हो, तो एम्प्लॉय लोग डाल रहे हैं, अब अचानक से अब शादी आ गया तो वही इमरजेंसी आया ना, तो पैसा दो, इन केस ऑफ इमरजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, ठीक है, कौन सा स्कीम, पार्ट डी एंड पार्ट डी, अब क्या बोल रहा है, ट्रस्टी को अगर ऐसा होगा तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा रीजन कि हाँ भैया एम्प्लॉय लोग का शादी आ गया हमको देना पड़ा, ठीक है, और उसके बाद जो पैसा आएगा ना रियलाइज से वो देना पड़ेगा कंपनी, ठीक है, वो कंपनी को या उसका एम्प्लॉय लोग को देना पड़ेगा, ठीक है, मस्ट बी यूटिलाइज, जो पैसा आया उसको यूटिलाइज कर देना पड़ेगा, समझ में आया, अब मान लो जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम कंपनी ऐसा चला है कि अब मान लो फैक्ट्री में अगर इनकेस आग लग जाता है, सारा एम्प्लॉयज लोग को हम लोग 5-5 लाख रुपया करके देंगे, उसके लोग एक स्कीम चलाया, और एम्प्लॉय लोग ठीक है पैसा डालते गया, एक तरीके का लाइफ इंश्योरेंस हो गया, अचानक से अब आग लगी गया तो बेचना पड़ेगा फटाफट से शेयर, फटाफट से शेयर बेच के फटाफट से देना पड़ेगा, तो वही बोल रहा है, ठीक है, वही बोल रहा है, यहाँ कर सकता है, शेयर्स को बेच सकता है, क्योंकि अगर पार्ट डी पार्ट ई में शेयर्स को बेच के यही सारा स्कीम को चलाने के लिए तो लेके आया ना, तो पार्ट डी एंड पार्ट ई में अगर मान लो कोई रिटायर हो गया एम्प्लॉय, कोई मर गया एम्प्लॉय, डेथ हो गया अचानक से, फैक्ट्री में काम करते करते डेथ हो गया, अगर वो स्कीम उसी चीज के लिए चलाया गया तो बेचना पड़ेगा ना शेयर्स को, तो बेच सकता है, ठीक है, अब हो रहा है कंपनी का लोन को रिपे करना है, क्या, कंपनी का लोन को क्या करना है, रिपे करना है, तो रिपे करना है लोन को तो पैसा शेयर्स को बेच के देगा ना, मान लो एम्प्लॉय लोग के लिए 2 लाख शेयर लिया था, लेकिन 1.5 लाख एम्प्लॉय लोग क्या बोला, शेयर ले लेंगे, 1.5 लाख एम्प्लॉय लोग शेयर ले लेंगे, और कंपनी के पास कुछ एक्स्ट्रा शेयर बच गया तो उसको शेयर को बेचो और कंपनी का लोन को रिपे बैक करो, लोन हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा ना तुम्हारे पास, लोन को रिपे बैक करो, स्कीम ही वाइंड अप हो गया, स्कीम चल नहीं रहा है, कोई एम्प्लॉय ले ही नहीं रहा है, तो स्कीम को वाइंड अप कर दिए, जितना पैसा बचेगा कंपनी के पास चला जाएगा, समझ में आया, अब देखो बोल रहा है ना, बेस्ड ऑन द अप्रूवल ग्रांटेड बाय द बोर्ड, अब मान लो ट्रस्ट क्या किया ना, सेबी के पास ही चला गया, बोला सर मेरा ये कोई भी स्कीम के अंदर फॉलो नहीं कर रहा है लेकिन हमको बेचना है शेयर, ये जो ऊपर में जितना भी आप दिए ना एग्जेम्पशन उसमें नहीं फॉलो कर रहे हम, तो भी हमको बेचना है, तो क्या करो, सेबी के पास एक लेके जाओ रीजंस, और बोलो कि भैया मेरा ये पार्ट ए बी एंड सी के अंदर में आता है, पार्ट डी एंड ई में तो बोल दिया बेनिफिट, अगर मान लो अगर इमरजेंसी है तो कर सकता है, पार्ट ए बी सी में तो बोला नहीं है इमरजेंसी के लिए, तो बोला अगर ए बी सी के अंदर में आप फॉल करते हैं, ए बी सी के अंदर में मतलब कौन कौन सा, ईएसपीएस ईसॉप और सार, ये 3 केसेस में अगर आप फॉल करते हैं, अगर एम्प्लॉय एक्सरसाइज नहीं किया वेस्ट, तो आप एक काम करिए, 1 लाख रुपए का फीस दे दीजिए हम लोग को, बोर्ड को, बोर्ड मतलब कौन, सेबी, सेबी को आप क्या करिए 1 लाख का फीस दे दीजिए, ठीक है, और हम लोग को अगर लगता है कि हाँ ठीक है आप बेच सकते हैं शेयर तो आप बेच देंगे, समझ में आया, समझ में आया ये, तो क्या कर सकते हैं, पहले अपने क्या पढ़े, ऑफ मार्केट, ऑफ मार्केट नहीं कर सकता, खाली 2 केस में कर सकता है, सेकेंडरी मार्केट भी नहीं कर सकता है, सेकेंडरी मार्केट किस लिए करेगा, अगर मान लो एम्प्लॉय लोग को कुछ अर्जेंट पेमेंट करना है,
अर्जेंट पेमेंट करना है, या फिर सार वाला स्कीम है तो भी तो बेच के देना पड़ेगा ना रेफरेंस। और उसके बाद कोई इमरजेंसी आ गया, रिटायरमेंट बेनिफिट और जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम में अगर कोई इमरजेंसी आ गया तो क्या करना पड़ेगा, वो बेच के शेयर इमरजेंसी को मीट करो, तो वो रीजंस देना पड़ेगा रिकॉर्डिंग में, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, विद इन द टाइम पीरियड उसको पेमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर रीपेमेंट ऑफ लोन करना है, और उसके बाद क्या करना है, वाइंडिंग अप ऑफ द स्कीम। अगर मान लो ये सारों में आप फॉल नहीं करते, ये किसी में फॉल नहीं करते, तो सेबी को क्या करो, 1 लाख का फीस दो, 1 लाख का फीस दो, एप्लीकेशन डालो, अगर सेबी को लगता है तो अप्रूवल दे देगा, तब आप बेच सकते हो। ओके, डन। तो यहां पे कंप्लीट हो जाता है आपका एग्जॉस्टिव इंप्लीमेंटेशन बाय ट्रस्ट। समझ में आया? अब इसमें ऐसा नहीं है पूरा बोल देगा कि हाउ द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड थ्रू ट्रस्ट, नहीं बोल सकता। अब इसमें क्या करेगा, केस बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। समझ में आया? ये जितना भी चीज पढ़े ना कॉन्सेप्ट, कोई एक कॉन्सेप्ट को उठा के पूछ लेगा क्वेश्चन, कि एक कंपनी क्या कर रहा है, सोच रहा है कि हमको ऑफ मार्केट ट्रांसफर करना है शेयर को, तो क्या कर सकता है, क्या एक दूसरा आदमी को कर सकता है, नहीं कर सकता है। एम्प्लॉयज लोग को कर सकता है, तो बोलेगा एम्प्लॉय लोग को भी कर दिया, इसको कर दिया, तो जो दूसरा को किया है वो एप्लीकेबल नहीं है। अगर एम्प्लॉय लोग को कर दिया तो एप्लीकेबल है। और फिर बोल रहा है सेकेंडरी मार्केट में ट्रांसफर करना है, तो बोल दिया अर्जेंट आ गया कोई मीटिंग तो कर सकता है, अर्जेंसी अगर आ गया, इमरजेंसी आ गया तो कर सकता है, प्रोवाइडेड और भी कर सकता है अगर 1 लाख का फीस दे देगा सेबी को, एप्लीकेशन दे देगा, अगर सेबी को अच्छा लगता है तो कर सकता है। ठीक है, डन। तो ऐसा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, तो आउट ऑफ सिलेबस मत बोल दीजिएगा। ठीक है, इसीलिए एक एक चीज पूरा पढ़ा देते हैं बुक का, ये पूरा रेगुलेशन से, ये एक एक चीज। ओके, लिखते हैं आप, जो जो चीज पढ़े वो सब लिखेंगे अपने। चलो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम थ्रू ट्रस्ट। पॉइंट नंबर 1, बोलते जा रहे वो वही लिखेगा। ठीक है, फास्ट मत भागिए, जो जो बोलते जा रहे वही वही लिखिए। द कंपनी में इंप्लीमेंट अ स्कीम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सेटिंग अप ऑफ एन इरिवोकेबल ट्रस्ट। ओके, ट्रस्ट बना के कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ठीक है, तो ये तो एकदम सिंपल हो जाएगा। ट्रस्ट बना के कर सकता है कि नहीं कर सकता है, लिखिए फटाफट से पॉइंट नंबर 1। फॉर सेकेंडरी एक्विजिशन, for secondary acquisition it shall be mandatory for the company to implement the scheme through trust only। ठीक है, अगर सेकेंडरी एक्विजिशन है तो ट्रस्ट के थ्रू ही करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं जा सकता है। ओके, ये तो पढ़े ना आपने। पॉइंट नंबर 2, for secondary acquisition it shall be mandatory for the company to implement such scheme through trust। अब मान लो कंपनी बोल रहा है ना कि हम 2 ट्रस्ट खोलेंगे, खोल सकता है? खोल सकता है। डन, हो गया। और इस चैप्टर से 100% 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, नया नया है ना एकदम, 2021 का रेगुलेशन है, तो आएगा ही आएगा। ओके, दिसंबर 23 में भी देखने को मिला था क्वेश्चन, अभी भी आएगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जब तक ये भूल नहीं जाएगा ना सब लोग, तब तक डालता रहेगा इसे कुछ। फिर नया रेगुलेशन से कोई डालेगा और नया कुछ आएगा। ठीक है, रुको, जो बता रहे वही लिखना। ट्रस्ट shall keep and maintain proper books of accounts and records of document।
ठीक है, ट्रस्ट शैल कीप एंड मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, डन। पॉइंट नंबर 3 था वो, हाँ। ट्रस्ट डीड shall be filed with the recognized stock exchange. The trust deed shall be filed with the recognized stock exchange. Done. Any person can be appointed as trustee. Any person can be appointed as trustee except director, KMP or promoter. Director, KMP or promoter of the company or its group company, or holds any person holds 10% or more of the paid up share capital of the company or voting right of the company. डायरेक्टर, की मैनेजर पर्सन और प्रोमोटर एक बार देख लेते हैं। एक मिनट रुको, देख लेते हैं। डायरेक्टर, मैनेजरियल पर्सन, प्रोमोटर ऑफ द कंपनी और इस ग्रुप में इंक्लूडिंग होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी और एनी रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर। ओके, रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर भी लिख दीजिए, बस देयर रिलेटिव। हो गया। अब एग्जाम टाइम में इसको याद करके मत चल जाइएगा, ठीक है? पूरा याद करके चल जाएंगे कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट समझ के जाना है, याद कभी रहेगा ही नहीं जीवन में। द शेयर होल्डिंग ऑफ द ट्रस्ट शैल बी शोन एज नॉन प्रोमोटर एंड नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग। पॉइंट नंबर 4 दिखा दे। पॉइंट नंबर 4 ये रहा, द ट्रस्ट शैल बी द ट्रस्ट डीड किसको देना पड़ेगा? ट्रस्ट डीड है, हाँ, डेड मत लिख दीजिएगा। ट्रस्ट डीड शैल फाइल विद द आरएसी। हो गया, पॉइंट नंबर 4 हो गया बाबू। चलो चलो, द शेयरहोल्डिंग ऑफ द ट्रस्ट शैल बी शोन एज नॉन प्रोमोटर एंड नॉन पब्लिक। नॉन प्रोमोटर एंड नॉन पब्लिक, ये समझ में है ना? नॉन प्रोमोटर एंड नॉन पब्लिक क्या होता है? आईसीडीआर अगर पढ़ा हुआ है तो समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ा है तो बता दिए थे अभी पीछे में। नॉन पब्लिक में क्या हो जाएगा? वो 25% में हम लोग नहीं इंक्लूड करेंगे, और नॉन प्रोमोटर मतलब 20% और 10% में इंक्लूड नहीं करेंगे।
secondary acquisition in a financial year by the trust shall not exceed 2% of the paid up share capital of the company as at the end of the previous financial year. ठीक है? क्यों? सेबी से पूछना पड़ेगा। देखो क्या होता है ना, कोई भी एक इशू लेके आता है ना कंपनी, तो उसका लिमिट ये है कि 5% से ज़्यादा आप एम्प्लॉय लोग के लिए रख ही नहीं सकते। इसलिए ये लोग के लिए बोल दिया ना कि 5%, तुम कहीं से भी देखो 5% से ज़्यादा नहीं जा पाओगे। ठीक है? 5% से ज़्यादा जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि सेबी का आईसीडीआर गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि आप एम्प्लॉयज लोग के लिए मैक्सिमम 5% रख सकते हैं। ठीक है? डन। The total number of shares under secondary acquisition held by the trust shall at no point of time exceed the below mentioned limit. उसके लिए अपने को आईसीडीआर गाइडलाइंस देखना होगा, भी पढ़ाएंगे। कंपनी अगर डायरेक्टली जाएगा ना तो फ्रेश इशू लेके आएगा। क्या? फ्रेश इशू, तो उसमें लिमिट है। वो हर समय आईपीओ आईपीओ के संग ही आता है, आईपीओ या एफपीओ के संग आएगा। ठीक है? सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लिमिट एज अ परसेंटेज ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है? For ESOP, ESPS and SAR 5%. For RBS and GPS 2%. For all other scheme, for all the scheme in aggregate 5%. कहाँ पे? एज अ परसेंटेज ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ये लिमिट तो अपने परसेंटेज ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल देखेंगे ना कंपनी का। कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल है ना, इक्विटी कैपिटल है जो कंपनी का, उसी का परसेंटेज बोल रहा है ना। टोटल कैपिटल जो होता है ना कंपनी का, उसका परसेंटेज। हो गया?
But the trust can undertake off-market transfer of shares only under the following. The trust can undertake off-market transfer only under the following circumstances. Participating in an participating in an open offer under SEBI takeover code. Or any other exit offer. अपने आईसीडीआर में भी एग्जिट ऑफर पड़े थे ना, तो इसमें भी अगर इसको एग्जिट ऑफर मिलेगा तो ले लेगा. ओके, जहां पे भी एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलता है एज पर सेबी गाइडलाइंस वो ले लेगा, उसको अलाउड है. हाँ, ओपन ऑफर मिलता है ना सेबी टेक ओवर कोड में 26% वाला, में चला जाएगा. उसमें अगर उसको इच्छा है तो ओपन ऑफर भी एक्सेप्ट कर सकता है. तो ओपन ऑफर तो ऑफ मार्केट ही होता है ना. और एनी अदर एग्जिट ऑफर. डन हो गया. ट्रस्ट shall not the trust shall not sell the shares in secondary market. The trust shall not or will not sell the shares in the secondary market. Okay, except to enable the employees to fund the payment of the exercise price the ESOP or ESPS. Case of emergency for implementing the scheme covered under RBS or GBS. Participating in buyback or open offer for repayment of loan. Winding up of the scheme. फटाफट फटाफट.
मान लीजिए जो बाईबैक ऑफर मिला ना, वाया शेयर मार्केट मिल रहा है, सेकेंडरी मार्केट से मिल रहा है, तभी भी कर सकता है, ऑफ मार्केट में भी कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है। ओके, इसलिए दोनों में मिल रहा है आपको, बाईबैक डीलिस्ट और ओपन ऑफर। हो गया, डन। समझ समझ के लिख रहे हैं ना सब? हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। रुकिए, पहले एक चीज और लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 11। आर इन जीएम वायर्ड और इम्प्लीमेंटेशन स्कीम क्या, एसआर इन जीएम लगेगा हर बार। हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। An employee shall be eligible to participate in the scheme as determined by the compensation committee. Okay, compensation committee. पॉइंट नंबर 10 का दो वाला कौन सा है बाबू? इन केस ऑफ इमरजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम कवर्ड अंडर आरबीएस और जीबीएस। इमरजेंसी के टाइम पे तो स्कीम बनाया ना इमरजेंसी के लिए, तो फिर उसी के लिए बोल रहा है कि इमरजेंसी के लिए वो लोग शेयर मार्केट में ट्रांसफर कर सकता है। An employee shall be eligible to participate in the scheme as determined by the compensation committee. कंपेंसेशन कमेटी जिस जिस एम्प्लॉय लोग को बोलेगा वो लोग पार्टिसिपेट कर सकता है स्कीम के अंडर में। ओके, रोल ऑफ कंपेंसेशन कमेटी, रोल ऑफ कंपेंसेशन कमेटी। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरिंटेंडेंस। हाँ, नहीं नहीं, पूरा लिखना है। द कंपनी शैल कंस्टिट्यूट अ कंपेंसेशन कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरिंटेंडेंस ऑफ द स्कीम।
समझ में आया ये सब? डन? लिख लिए? नहीं हुआ? पॉइंट नंबर 4 बचा है क्या? Shall frame policies and procedures of the scheme. Shareholder approval. Shareholders approval. Are in GM required for separate resolution for the following 4 cases. हुआ? ये तीनों लिख लिए पॉइंट? हाँ? SR in GM, explanatory statement, and separate resolution for the following 4 cases. Okay. Secondary acquisition for implementation of the scheme. पॉइंट नंबर बी के लिए ना स्पेस छोड़ के रखिएगा, अभी पढ़ाएगा आप लोग को। ओके, पॉइंट नंबर सी। ग्रांट ऑफ स्कीम टू एम्प्लॉइज ऑफ ग्रुप कंपनी। ओके, सेकेंडरी एक्विजिशन किया फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। ओके, एंड ग्रांट ऑफ स्कीम टू द एम्प्लॉइज ऑफ ग्रुप कंपनी।
इज मोर देन 1% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इन अ फाइनेंशियल ईयर। हो गया, तीनों पॉइंट लिख लिए। To maintain minimum percentage within the limits prescribed, the company may grant fresh option to employees by taking shareholders approval. Okay, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे आप लोग को। चलो ये देखो, secondary acquisition by trust in case of share capital expands due to the capital expansion undertaken by the company, including preferential allotment of shares or qualified institutional placement to maintain 5% cap as prescribed in the regulation। कौन अटेम्प्ट करेगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए? चलो बताओ। बोलते ना शेयर होल्डर का अप्रूवल है, 4 केस बोले थे, एक केस एक्सप्लेन करेंगे, आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्रस्ट एक्सप्लेन कर देंगे। तो बताओ इसका मीनिंग क्या है? लाइव ऑनलाइन आप लोग भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो देखो इसमें क्या बोल रहा है। मान लो कंपनी का 100 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल है, ठीक है। अब लिमिट क्या लिखा हुआ है वहां पे? 5% एग्रीगेट में होना चाहिए। 5% एग्रीगेट कितना होता है इसका? 5 करोड़। अब मान लो ना कंपनी एफपीओ लेके आया, क्या एफपीओ लेके आया, और कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से 200 करोड़ हो गया, ठीक है। 200 करोड़ हो गया। अब 200 करोड़ का 5% कितना होता है? 10 करोड़। तो बोला इतना डिफरेंस का है ना, वापस से ऑप्शन इशू कर सकता है, ठीक है, शेयर होल्डर का अप्रूवल लेके। क्योंकि 5 करोड़ का तो ले लिया था वो अप्रूवल, अब और 5 करोड़ इशू करना है उसको, तो अप्रूवल ले सकता है। टू मेंटेन द लेवल ऑफ 5%, टू मेंटेन द लेवल ऑफ 5% एज मेंशन इन द रूल्स, इन मेंशन इन द रेगुलेशंस, वो फ्रेश अप्रूवल ले सकता है शेयर होल्डर लोग से, वो फ्रेश इशू लाने के लिए। क्योंकि 200 करोड़ का 5% उसको करना है, तो अब लिमिट बढ़ गया ना। तो पहले तो 5% ले लिया था पेड अप शेयर कैपिटल का, पहले 5% ले लिया था, उस समय पेड अप शेयर कैपिटल कितना था? 100 करोड़। तो 100 करोड़ का 5% का अप्रूवल 5 करोड़ का ले लिया, अब दोबारा से उसको लेना पड़ेगा ना, एडिशनल 200 करोड़ हो गया। अब ये 120 करोड़ भी हो सकता है, 130 करोड़ भी हो सकता है, 140 करोड़ भी हो सकता है। कंपनी अगर फ्रेश इशू लेके आएगा कभी भी, तो परसेंटेज 5% तो बढ़ता रहेगा ना। तो बोला जो एडिशनल 5% लेवल को मेंटेन करने के लिए उसको और इशू और ऑप्शन लेके आना है, तो उसके लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल दोबारा से लगेगा, ठीक है। उसके लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल दोबारा से लगेगा, वो पहले वाला अप्रूवल से नहीं चलेगा काम। तो पहले वाला अप्रूवल जब लिया था तब तो पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी का कम था, अब पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी का बढ़ गया, कैपिटल एक्सपेंशन किया कंपनी। कंपनी क्या किया? कैपिटल एक्सपेंशन किया। तो उस मिनिमम परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए वो वापस से
शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, उसको सेपरेट रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। ओके डन। आना थोड़ा ट्रिकी नहीं, ठीक है, हो गया यहां तक। अब देखो क्या बोल रहा है। मान लो एक एम्प्लॉय को तुमने क्या दिया, एम्प्लॉय को क्या दिया, ऑप्शन दिया, स्टॉक ऑप्शन दिया या कोई बेनिफिट दिया। अब एम्प्लॉय क्या बोल रहा है ना, मेरा बेनिफिट है ना, हम कुछ पैसा लेके दूसरा को ट्रांसफर कर देते हैं, कोई आदमी को या कोई दूसरा एम्प्लॉय को। अरे भैया कंपेंसेशन कमेटी तुम्ही को दिया है ना, तो तुम ट्रांसफर नहीं कर सकता ऐसे किसी को भी, अलाउड नहीं है। क्या, ट्रांसफरेबिलिटी इज नॉट अलाउड। कोई जो सार का ऑप्शन है या कोई भी ऑप्शन है ना, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल टू एनी पर्सन, ठीक है, शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल टू एनी पर्सन, क्योंकि आप ही को दिया गया है ना बेनिफिट, वो किसी और को नहीं दिया गया है, तो आप उसको ट्रांसफर करना अलाउड नहीं। या तो एक्सरसाइज करिए या तो छोड़ दीजिए, या तो एक्सरसाइज करिए या तो छोड़ दीजिए, पैसा ले लीजिए, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। नो ट्रांसफरेबिलिटी टू एनी पर्सन, ट्रांसफर इज नॉट अलाउड टू एनी पर्सन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, उसके बदले क्या कर सकता है, लोन भी नहीं उठा सकता है, ये जो बेनिफिट है ना, उसके बदले क्या करता है, तो मतलब ये भी तो ट्रांसफर हो गया ना एक टाइप का, आप बैंक को ट्रांसफर कर दिए, तो अलाउड नहीं है, आप लोन उठाना अलाउड नहीं है। कंपनी को बोलिए ना, कंपनी पैसा दे देगा, आपका जो पैसा काटा है, आपका जो पैसा काटा है उसके बदले पैसा दे देगा कंपनी आपको, मत लीजिए शेयर, लेकिन आप उसके बदले में लोन वोन नहीं ले सकते, तो आप प्लेज व्लेज भी नहीं कर सकते, नॉट टू बी प्लेज्ड और हाइपोथिकेटेड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ना सर, ट्रांसफर नहीं हो सकता। मान लो जो एम्प्लॉय को शेयर दिए वो ही मर गया, डेथ, उसका डेथ हो गया। अगर उसका डेथ हो गया तो उसका लीगल हेयर को मिलेगा ना, उसका लीगल हेयर को मिलेगा ना। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय वाइल इन एम्प्लॉयमेंट, ऑल द ऑप्शन एंड बेनिफिट अंडर द स्कीम शैल बी ट्रांसफर टू लीगल हेयर और द नॉमिनी। अब ऐसा नहीं, जैसे मान लो कंपनी क्या बोलता है ना, कंपनी क्या बोलता है ना, हम एम्प्लॉय को बोले थे 1 साल तक काम करेगा उसके बाद क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, 1 साल तक काम करेगा उसके बाद बेनिफिट मिलेगा। अब कंपनी का जो एम्प्लॉय वो 6 महीना में ये एक्सपायर्ड, ठीक है, अब वो जो उसका लीगल हेयर है उसको बोलेगा तुम आके काम करो, वो नहीं अलाउड है। लीगल हेयर कैसे काम करेगा, जो काम कर रहा है, मान लो कोई एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज वाला काम करे, लीगल हेयर क्या काम करे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या, गवर्नमेंट जॉब है क्या, गवर्नमेंट जॉब में ऐसे होता है कि घर का कोई आदमी को जॉब दे दिया जाता है, अगर कुछ ऐसा होता है, गवर्नमेंट जॉब थोड़ी ना है। रिलायंस किसको भी उठा के रख लेगा, और मान लो उसका 1 करोड़ का सैलरी, उसको 1 करोड़ देना चालू कर देगा, कुछ आता नहीं है कुछ भी। तो क्या बोला, ठीक है 6 महीना तक काम किया ना, तो 6 महीना और एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। 6 महीना तक काम किया, 6 महीना और एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा, वो वेट करेगा, उसके बाद उसका शेयर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा उसको, और एक्स्ट्रा काम करने का दरकार नहीं है, रेगुलेशन बोल दिया है। तो ऐसा नहीं कर सकता, बोल सकता कंपनी अरे वो तो 6 महीना, अरे यार मर गया वो, अब क्या उसका जान लो, उसको कब्र से निकाल के उससे काम कराओगे क्या, नहीं ना। तो बोल दिया कि ठीक है अब नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये मतलब कंपनी ये नहीं बोल सकता कि 6 महीना और काम करो लीगल एयर को, यार नहीं किया वो काम तो नहीं मिलेगा बेनिफिट, नहीं। अगर वो वेस्टिंग, जब वो पीरियड था जब तक वेट करना था, उसका पैसा तुम काट रहे हो, और कोई कारण से वो अगर डेथ हो गया, उसका डेथ हो गया, तो उसका लीगल हेयर को ट्रांसफर हो जाएगा शेयर, तो उस केस में आप दूसरा आदमी को ट्रांसफर कर सकते हो, किसको कर सकते हो, लीगल हेयर को, ओके। अगर मान लो परमानेंट इनकैपेसिटी हो गया, परमानेंट इनकैपेसिटी कैसे हो गया, मान लो कोई डिसेबल्ड हो गया एम्प्लॉय काम करते करते, डिसेबल्ड हो गया, या कुछ ऐसा चीज हो गया कि अब वो काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, पैरालिसिस हो गया, कुछ भी हो गया उसको, वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उसको काम पे दोबारा बुलाने का दरकार नहीं है, उस केस में उसको काम पे दोबारा बुलाने का दरकार नहीं है, तो उसका जो बेनिफिट है स्कीम को, उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है, उसको ऑटोमेटिकली उस स्कीम में उसको वो बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है, उस स्कीम में उसको बेनिफिट मिल जाएगा। उस केस में क्या लीगल हेयर को तो नहीं मिलेगा, वो तो जिंदा है ना अभी, तो उसी को मिलेगा, अब उसको काम दोबारा करने का दरकार नहीं है। तो क्या क्या चीज पड़े, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद प्लेज लेज हाइपोथिकेशन नहीं कर सकते, अगर डेथ के केस में ऑटोमेटिकली लीगल हेयर को ट्रांसफर हो जाएगा, और उसके बाद परमानेंट इनकैपेसिटी में उसी को ट्रांसफर हो जाएगा, उसको दोबारा काम करने का दरकार नहीं है, वेस्टिंग पीरियड में उसको काम करने का दरकार नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या बोला, रेजिग्नेशन, ठीक है, रेजिग्नेशन, अगर मान लो एम्प्लॉय रिजाइन कर दिया, उसको कुछ भी नहीं हुआ है, अगर मान लो रिजाइन कर दिया है, तो उसके बाद उसका बेनिफिट क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा, और उसको पेमेंट देना पड़ेगा, जो बेनिफिट हो जाए एक्सपायर हो जाएगा। तो 3 चीज पड़े, एक चीज पड़े डेथ, डेथ के केस में क्या होगा, लीगल एयर के पास चला जाएगा, क्या वेस्टिंग पीरियड में लीगल एयर को काम करना पड़ेगा, नहीं। अब मान लो परमानेंट इनकैपेसिटी हो गया, परमानेंट इनकैपेसिटी हो गया, तो क्या वेस्टिंग पीरियड में उसको आके काम करना पड़ेगा, नहीं। तो परमानेंट इनकैपेसिटी हो गया, उसको डीम मान लिया जाएगा कि वो पूरा साल काम किया है, ठीक है। और उसके बाद नंबर 3, अगर रिजाइन कर दिया तो उसका जो ऑप्शन है वो एक्सपायर हो जाएगा, अब उसको क्या करेगा, पैसा वापस कर देंगे अपने, समझ में आया, उसको पैसा वापस कर देंगे।
ठीक है, तो ये होता है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, तो मतलब ट्रांसफर अलाउड नहीं है। फिर उसके बाद लिस्टिंग। अब मान लो लिस्टेड कंपनी है ना, लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी स्टॉक ऑप्शन दे रहा है ना, लिस्टेड कंपनी स्टॉक ऑप्शन या एसएआर दे रहा है, तो बोल रहा है कि ना, जो अगर मान लो डायरेक्ट डायरेक्ट वाला होता है, सेकेंडरी एक्विजिशन नहीं होता है, डायरेक्ट वाला होता है, फ्रेश इशू लेके आ रहा है वो, तो उसको शेयर को उसको भी लिस्टेड कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकता कि हम तो एम्प्लॉय लोग को दिए, हम उसको लिस्टिंग नहीं कराएंगे, लिस्टिंग कराना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। When the issue is made under this regulation, shares so issued by the company should be listed immediately in the recognized stock exchange. ठीक है, अगर मान लो कंपनी फ्रेश इशू लेके आएगा, तो उसको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में अपना शेयर्स का लिस्टिंग कराना पड़ेगा, जो फ्रेश इशू लेके आएगा। ओके, समझ में आया यहाँ तक? अब क्या बोल रहा है, ये जो स्कीम है ना, ये तो स्कीम जो रेजोल्यूशन से पास करके हुआ है ना, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा ना, अपना एजीएम में, क्या, हर एजीएम जब होगा ना, एक सेक्रेटेरियल ऑडिटर ऑफ द कंपनी से ना, एक आपको उसको ऑडिट कराना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा सेक्रेटेरियल ऑडिटर। सेक्रेटेरियल ऑडिटर कौन होता है? सीएस, सीएस होता है ना, सीएस जो सीएस प्रैक्टिस में होता है, वो क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट बना के देगा, एक सर्टिफिकेट बना के देगा आपको, और आपको बोलेगा कंपनी का एजीएम में पब्लिश करना पड़ेगा कि वो देखो सारा रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना, ये रेगुलेशन का हम लोग सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए हैं। ठीक है, सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए, तो एक सर्टिफिकेट देगा। ओके, तो सेक्रेटेरियल ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट अपने को लेके देना पड़ेगा। ओके, अब स्कीम को क्या वाइंड अप कर सकता है ना, अगर मान लो स्कीम वाइंड अप हो गया, अगर स्कीम क्या हो गया, वाइंड अप हो गया, तो जितना भी एक्सेस मनी है ना, एक्सेस मनी, वो क्या करना पड़ेगा, रीपे कर देना पड़ेगा। ठीक है, रीपे करना पड़ेगा, या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा एम्प्लॉय लोग को। अगर मान लो एक्सेस मनी है, कोई कोई एम्प्लॉय जो एक्सरसाइज नहीं किया अपना ऑप्शन, वो लोग को पैसा देना पड़ेगा, तो वो पैसा वापस दे देगा। कैसे देगा, या फिर ट्रांसफर कर देगा कोई अदर स्कीम में। क्या करेगा, सबसे पहले रीपे कर देगा, या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एम्प्लॉय लोग को, या फिर ट्रांसफर कर देगा कोई अदर स्कीम में। ठीक है, अगर मान लो स्कीम वाइंड अप हो गया, स्कीम वाइंड अप हो गया, तो कंपनी कोई दूसरा स्कीम बनाया होगा, तो उसमें वो पैसा ट्रांसफर कर देगा, या फिर कंपनी को रीपे कर देगा लोन, या फिर क्या करेगा, शेयर होल्डर या फिर एम्प्लॉयज लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, पहले ये ट्रांसफरेबिलिटी टू अनदर स्कीम नहीं था, पहले अलाउड नहीं था। एक स्कीम में अगर मान लो आपने पैसा डाला, अगर वो स्कीम नहीं चल रहा है, वो स्कीम वाइंड अप हो गया, तो पैसा वापस कंपनी को करना पड़ता है। लेकिन अब क्या कर दिया, सेबी बोला कि ठीक है, आप दूसरा स्कीम में भी ट्रांसफर कर सकते हो, सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर लोग से अप्रूवल लेके ट्रांसफर कर सकते हैं। अब देखिए क्या बोला, वेरिएशन इन द टर्म्स। अब मान लो एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, कंपनी एक स्कीम चालू किया ईसॉप का, बोला कि भैया, एम्प्लॉयज लोग को बुलाया, बोला कि देखो अभी रिलायंस का शेयर 2900 का है, मैं आप लोग को 2500 में दे दूंगा शेयर, प्रोवाइडेड आप कंपनी में 2 साल तक काम करें। ठीक है, अब मान लो एम्प्लॉय लोग 2 साल तक काम कर रहा है कंपनी में, रिलायंस का शेयर 2900 से 2500 में मिलने वाला था उन लोग को, 2000 रुपया हो गया। तो एम्प्लॉय लोग क्या करेगा, एम्प्लॉय लोग तो 2 साल बाद छोड़ देगा कंपनी को, बोलेगा कि यार ये तो क्या दिक्कत हो गया, या तो ऑप्शन ही नहीं एक्सरसाइज करेगा। तो रिलायंस क्या बोलेगा, ठीक है हम टर्म्स चेंज करते, 2000 हो गया ना, हम 1800 में दे देते। तो वेरिएशन इन टर्म्स इज नॉट अलाउड, वेरिएशन आप कर नहीं सकते, स्कीम को आप वेरी नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। भैया आज ईसॉप दे रहा हूं, आज 2500 में दे रहा हूं, देख रहा शेयर का भाव बढ़ गया, तो 2500 के बदले भैया 3000 में दूंगा। अगर मान लो रिलायंस का शेयर 3200 का हो गया, तो कंपनी तो अरे तो नुकसान हो गया, हमको 2500 में देना पड़ेगा, अब 3200 हो गया शेयर का भाव, 3200 हो गया, तो बोला कि 2500 से 3000 नहीं कर सकता, मतलब इन फेवरेबल टू द एम्प्लॉय यू कैन चेंज द टर्म, लेकिन अनफेवरेबल नहीं कर सकते हो। मतलब एम्प्लॉय लोग को तुम बोल दी ना 2500 में दोगे, अब शेयर का भाव बढ़ गया उससे मतलब नहीं है, शेयर का प्राइस बढ़ गया उससे मतलब नहीं है। अगर शेयर का प्राइस कम हो गया, तब आप फेवर में एम्प्लॉय की चेंज कर सकते हो स्कीम, अगर बढ़ गया तो नहीं कर सकते। मतलब एम्प्लॉय लोग के फेवर में अपना टर्म्स को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, द कंपनी में बाई स्पेशल रेजोल्यूशन एसआर इन जीएम पास करके क्या कर सकता है, स्कीम को चेंज कर सकता है। ठीक है, बट इट शुड नॉट बी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय लोग का इंटरेस्ट के अगेंस्ट में नहीं कर सकता, एम्प्लॉय लोग के फेवर में ही करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, वही बाय पासिंग नोटिस के संग क्या करना पड़ेगा, एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब चीज सेम है। ठीक है, वेरिएशन में और कुछ नहीं पढ़ना है, वेरी कर सकता है टर्म्स, वेरी कर सकता है टर्म्स कैसे, टू द फेवर ऑफ द एम्प्लॉय, इन द फेवर ऑफ द एम्प्लॉय क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है टर्म्स। चलो अब जो जो पढ़े लिख लेंगे फटाफट से, फटाफट से लिखेंगे, वेरिएशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द स्कीम। हाँ, इसलिए तो बोल रहे फटाफट से लिखो।
can variate in favor of employee only. The notice shall disclose full details of the variation. कंपनी क्या कर सकता है? प्राइस चेंज कर सकता है ना. द कंपनी कैन रीप्राइस द ऑप्शन और सार और शेयर्स एज द केस में बी. हो गया. एज द केस में बी मतलब प्राइस कर सकता है ना, रिप्राइस कर सकता है कोई भी चीज का. ईएसपीएस का करना है, ईसॉप का करना है, सार का करना है, अपनी मर्जी से कर सकता है एम्प्लॉय लोग के फेवर में. हो गया. वाइंडिंग अप ऑफ द स्कीम. द एक्सेस मनी और शेयर्स remaining with the trust after meeting all the obligation. Repayment of loan or distribution to employees or transferred to monies. खाली ट्रांसफर. खाली ट्रांसफर अगर करेगा अदर स्कीम में तब फिर अप्रूवल चाहिए. कौन सा थर्ड पॉइंट? ट्रांसफर टू अनदर स्कीम आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर. ट्रांसफर टू अनदर स्कीम आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर. एक स्कीम चला रहा है, दूसरा स्कीम में ट्रांसफर कर दिया शेयर होल्डर का अप्रूवल लेके. ओके. रिपेमेंट ऑफ लोन के लिए कोई अप्रूवल का दरकार नहीं है. डिस्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज के लिए कोई अप्रूवल का दरकार नहीं है. हो गया. हो गया. डन. लिस्टिंग. A new issue of share is made under any scheme shall be listed immediately on the recognized stock exchange. Done.
मतलब वही आईसीडीआर रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, एलओडीआर रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, सेबी का जितना भी रेगुलेशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी तो लिस्टिंग अलाउड होगा, नहीं तो फिर लिस्टिंग अलाउड नहीं होगा। ओके। सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑडिटर। हाँ, आज क्या हो गया? राजधानी? राजधानी से भी फास्ट ट्रेन एक ठो वंदे भारत। क्यों? बीओडी शैल प्लेस द सर्टिफिकेट। ओके। ओके, सर्टिफिकेट कौन देगा? सेक्रेटेरियल ऑडिटर। ओके, सेक्रेटेरियल ऑडिटर सर्टिफिकेट देगा। सर्टिफिकेट कहाँ देना पड़ेगा? एजीएम में। कौन देगा? बीओडी देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देगा। क्या बोलेगा? सर्टिफिकेट इज दैट द स्कीम इज इन कंप्लायंस विद द रेगुलेशन। ओके, डन। चलो, हो गया। ठीक है। अब आज अभी नेक्स्ट का क्लास में क्या करेंगे? नेक्स्ट का क्लास में सारा स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ईसॉप क्या होता है, ईएसपीएस क्या होता है, उसका टाइम लिमिट क्या होता है, फिर उसका एसएआर क्या होता है, जीबीएस क्या होता है। ठीक है, पांचों स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट क्लास में स्वेट इक्विटी पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का। तो क्या कितना क्लास लेना है? 4 क्लास भी बहुत है। आदमी लोग एक एक क्लास में खत्म कर देता है पूरा चैप्टर। तब एक क्लास में रीड ही करना है, बस हो गया। इतना एक्सप्लेनेशन समझ, इतना डीप घुस के कौन पढ़ाता है? ठीक है, हो गया, डन।